टाइम जो मेरी सिचुएशन थी वो तो ये थी कि मुझे एक तो मैथमेटिक्स जो सब्जेक्ट था मेरा इंटरेस्ट बन गया था उसमें कि बहुत अच्छा सब्जेक्ट जा रहा है, इसको क्यों ना थोड़ा सा फ्लोरिश किया जाए, बच्चों को पढ़ाते हैं। और दूसरा मेरा ये भी था कि जैसे मैंने आपको बताया कि पेरेंट्स के ऊपर मैं दबाव नहीं डालना चाहता था, कि मैं खुद ही पढ़ाई खर्चा तो खुद ही मैनेज कर लूँ। तो याद है जब मैंने कोचिंग स्टार्ट की मेरे पास सिर्फ 4 बच्चे थे और चारों बच्चे ही मेरे पास +2 के बाद वाले मिले मुझे। अच्छा। हाँ, वो चारों बच्चे आज सेटल्ड भी हैं और बात होती भी रहती है। वो 4 बच्चे इसलिए याद है क्योंकि वो चारों बच्चे ग्रेजुएशन के थे, BA फर्स्ट ईयर के थे और मैं B.Tech फर्स्ट ईयर में था। मेरे बराबर हम उम्र के बच्चे थे, एक ही क्लास में, एक क्लास जैसे थे लगा लो। मैं B.Tech कर रहा था, वो BA कर रहे थे उधर से। तो बट वो बच्चे आए, उन्होंने कोऑपरेट भी बहुत किया क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस नहीं था ग्रेजुएशन का। तो मेरा जो लेवल था +2 लेवल का था, लेकिन वो ग्रेजुएशन का मैथ पढ़ाना मेरे लिए बड़ा टफ टास्क था। और क्योंकि मुझे जुनून था कि मुझे कुछ करना है, तो उस टाइम वो 4 बच्चों से स्टार्ट किया। फिर अगले महीने 2-3 बच्चे मेरे पास 8th 9th क्लास के भी ऐड हो गए। फिर धीरे धीरे करके +1 +2 के बच्चे भी, एक साल में मेरे पास 60-70 बच्चों हो गए थे। अगर आप इनकम के बारे में लालच करोगे ना तो आप कभी भी ग्रो नहीं कर पाओगे। बहुत बोल्ड डिसीजन था। बोल्ड डिसीजन था ये। उस टाइम मेरा पीक पॉइंट था, या तो मैं इसमें उस पार हो जाता या इस पार। मेरी लाइफ उस स्टेज पे आ चुकी थी। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने देखा कि पूरे हरियाणा के अंदर कौन कौन से कोर्स की कोचिंग चल रही है। तो वो पर्चे वगैरह लगाए, तो उससे हमारे पास 15 से लेकर 20 बच्चे इकट्ठे हो गए। उन पे हमने पूरे साल काम किया। तो पहली बार हमने उस पर मेहनत की तो हमारा रिजल्ट नहीं आया। अच्छा। हम हताश हो गए भी, हम एकेडमी भी स्टार्ट कर ली, जॉब भी छोड़ दी। अब रिजल्ट हमारे पास बच्चों का बना नहीं। एक साल तो मेरा खराब हो गया। रिजल्ट ना बनने का फिर हमने सोचा यार इस तरह तो हारेंगे नहीं हम, ये हार तो मैं नहीं मानूंगा। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने ये देखा कि जो पेपर आया है यूनिवर्सिटी के अंदर BEd का, उस पेपर को हमने थ्रू आउट स्टडी किया। ये पेपर यूनिवर्सिटी ने बनाया कैसे। तो हमने सब्जेक्ट वाइज टीचर लगाए। मैंने उस पूरे पेपर को सर्च किया, वो कहाँ से आ रहा है, NCERT में से आ रहा है या अदर बुक्स की हेल्प ली जा रही है। नमस्कार साथियों, युवा आवाज में आज हम जिस शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं, 17 साल की उम्र में एक सपना उन्होंने संजोया और उस सपने के ऊपर काम करना शुरू किया। और आज उस सपने की बदौलत किराए की बिल्डिंग से शुरू हुआ एक कोचिंग संस्थान हरियाणा का नामचीन कोचिंग संस्था बन चुकी है। मैं बात कर रहा हूं आवर्स एकेडमी की। और आज आवर्स एकेडमी की ही जर्नी को हम आपके साथ साझा करेंगे। और इस जर्नी को जिन्होंने साकार किया, जो कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर हैं सुरेंद्र पुनिया जी, वो हमारे साथ हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर आप सबका बहुत बहुत स्वागत, दर्शकों का भी बहुत बहुत अभिनंदन। और आप सबकी जो युवा आवाज़ के दर्शक हैं और आपका जो चैनल है, मैं इसको बहुत बधाई देता हूं कि आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो। हर छोटे बड़े गरीबों की आवाज़, जो सच्चाई की आवाज़, उसको आप लोगों तक पहुंचा रहे हो। तो आप इसके बधाई के पात्र हैं। सर सबसे पहले तो यही एक सवाल, आपकी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में हम जानना चाहते हैं। और दूसरा, 17 साल की उम्र में हमें पता लगा है कि आपने कोचिंग देना शुरू कर दिया था, तो जरा हमें उस जर्नी के बारे में बताइए। एक्चुअल में मेरा जो जन्म स्थान है वो गांव है हमारा हिंदवान, हिसार के बिल्कुल पास है, 12 किलोमीटर डिस्टेंस पे है। तो मेरे फादर जो है वो बैंक में कार्यरत थे, छोटी पोस्ट पे थे वो। और साथ में हम 4 भाई बहन थे। तो उन्होंने अपनी उसी इनकम से अपने हम चारों भाई बहनों को अच्छी सी शिक्षा दी। और क्योंकि गांव में रहते थे तो गांव में सरकारी स्कूल होते थे, सरकारी स्कूलों में हम पढ़ते थे 10th क्लास तक। तो वो जो मीडियम था उस टाइम हिंदी मीडियम चलता था। ठीक। तो शहरों में तो इंग्लिश मीडियम का रुझान था, लेकिन गांव में बस हिंदी मीडियम पे ही ज़्यादातर काम होता था। तो हम हिंदी मीडियम से पढ़ के आए। तब जैसे 10th क्लास करके निकले तो अब बात आ गई आगे एजुकेशन में। तो हम चारों भाई बहनों में जो मेरा, तो मैं सबसे छोटा हूँ घर में, तो मेरा थोड़ा सा साइंस स्ट्रीम की तरफ रुझान था। तो उसके लिए फिर मुझे शहर की तरफ आना पड़ा, हिसार की तरफ। तो जैसे हम हिसार में आए, सन 2000 में आए, तो हमने यहाँ देखा कि कोचिंग का बड़ा सिस्टम चलता है। तो कोचिंग के अंदर हम गए, 2-3 इंस्टीट्यूट चल रहे थे उस टाइम। उनके अंदर मैंने जैसे ही कोचिंग लेने के लिए मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, नॉन मेडिकल स्ट्रीम को लिया। तो उसके अंदर जाके मैं जब कोचिंग लेने के लिए पहुंचा तो देखा कि यहाँ सारा शहर का बच्चा है, इंग्लिश मीडियम से आया हुआ है, हम हिंदी मीडियम के बच्चे थे। तो नेचुरल सी बात थी, प्रॉब्लम आनी ही भाई। तो 3 महीने 4 महीने तक हम कोचिंग के लिए दौड़ते रहे, सेंटर्स पे जाते रहे, लेकिन वहाँ पे प्योर इंग्लिश मीडियम चलता था। तो हिंदी मीडियम से आने की वजह से वो प्रॉब्लम्स तो हमें फेस करनी पड़ी रही थी, तो उसमें कोई दोराई नहीं, आनी भी थी। तो उसकी वजह से फिर क्या हुआ कि 3-4 महीने के बाद जब देखा कि चीज़ें धीरे धीरे समझ में आना स्टार्ट किया, तो फिर कई टीचर्स ने सपोर्ट किया, कुछ टीचर ने सपोर्ट नहीं भी किया क्योंकि उनको हिंदी मीडियम नहीं रहा उनका। तो वो भी अपनी जगह ठीक थे, भी हिंदी में नहीं पढ़ा सकते।
उसको फिर कुछ सेल्फ स्टडी किया, कुछ यूट्यूब तो उस टाइम इतना नहीं था प्रचलन, उस टाइम फ़ोन फान भी नहीं होते थे इतने, उस टाइम धीरे धीरे फ़ोन का चलन आया ही था हल्का फुल्का, तो ज़्यादा नहीं था, लैंडलाइन का ज़्यादा ज़माना था 2000 की बात उस टाइम। तो फिर नहीं वो चीज़ें बन पाई, तो कहीं ना कहीं कमी रह गई। फिर 2002 में जैसे +2 पास आउट हुआ तो एवरेज ही नंबरों के साथ में +2 कर पाए, क्योंकि चीज़ें समझ में कम आई। पर उसके बाद फिर ये था कि जो प्रॉब्लम मुझे आ रही है तो नेचुरल सी बात है वो गाँव के और बच्चों को भी आ ही रही होगी। तो जैसे मैं +2 करके हटा तो मैंने देखा कि भी अब बीटेक में मेरा एडमिशन हो गया। बीटेक में मुझे जो स्ट्रीम मिली बायोमेडिकल इंजीनियरिंग स्ट्रीम से मैंने बीटेक की, और फिर ये था कि कुछ ना कुछ साथ में किया जाए, तो कि खुद का खर्चा हम खुद मैनेज करें, माँ बाप के ऊपर हम दबाव ना डाल पाए, क्योंकि उन्होंने इतना पढ़ा दिया, वही बड़ी बात थी कि शहर में भेज दिया और पढ़ने के लिए। तो इनकम क्योंकि नेचुरल बात है कम है तो घर के खर्चे भी निकालने होते हैं, उस टाइम 4 भाई बहनों के ऊपर इनकम कम होने की वजह से ज़्यादा दबाव नहीं डाल सकता था मैं। तो ये भी मेरे ऊपर एक प्रेशर था भी अपना खर्चा खुद मैनेज करें। तो इसके लिए फिर मैंने धीरे धीरे घर में कोचिंग देनी स्टार्ट की, 2-4 बच्चों को लेके स्टार्ट किया। और मेरा मैथमेटिक्स जो सब्जेक्ट है वो बालाजी की रहमत से बहुत अच्छा था। अच्छा। हाँ, इसका एक अच्छा होने का रीज़न ये भी था कि जब हम +1 में आए इस साल में पढ़ने, तो जो टीचर्स हमें पढ़ाते थे मैथ, वो प्योर इंग्लिश मीडियम में बोलते थे, तो मुझे वो समझ में भी नहीं आ रहा था। तो जैसे मैंने उस टीचर्स को ये कहा कि मुझे समझ में नहीं आ रहा, प्लीज़ आप थोड़ा सा इसको ना ट्रांसलेट हिंदी में भी कर दें, मेरे लिए बड़ा समझने में आसानी होगी। तो उस टीचर ने मुझे एक ही बात कही कि आपको मैथ नहीं आ सकता है, आप क्लास से बाहर चले जाओ। ओके। तो वो चीज़ मुझे पिंच हो गई कि यार ये कोई बात थोड़ी होती है। 10th क्लास तक मैं क्लास का मॉनिटर भी रहा हूँ और मैथ में मेरे नंबर भी अच्छे रहे हैं, तो एकदम कोई टीचर मुझे +1 में ये कह दे कि आपको मैथ नहीं आ सकता, तो ये बड़ा ठेस पहुंची दिल को इस चीज़ से। तो फिर मैंने उसके बाद उसको मैथ सब्जेक्ट को ही दिन रात मेहनत की, खुद के लेवल पे समझा उसको, जो नहीं आ रहा था तो पुराने जो टीचर्स थे उनसे हिंदी में पूछ पाछ के उसको सीखना स्टार्ट किया। तो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट मेरा कुल मिला के अच्छा हो गया, और सब्जेक्ट मेरे एवरेज ही चले, फिजिक्स केमिस्ट्री, बट मैथमेटिक्स मेरा अच्छा होने की वजह से मेरा उसमें रुझान बन गया। तो मैंने कहा चलो एक सब्जेक्ट तो लोगों को पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। तो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को लेके मैंने अवर्स अकेडमी है वो 2003 में नाम दिया अकेडमी को, और सुबह और शाम 2 टाइम निकाल के 2-2 घंटे इस कोचिंग सेंटर को मैंने आगे चलाया। और यूनिवर्सिटी में दिन में क्लासेज होते थे, यूनिवर्सिटी में चले जाते थे हम क्लास लगाने, तो 2 घंटे 3 घंटे सुबह पढ़ा लिए, 2-3 घंटे इवनिंग में आके बच्चों को पढ़ाया। तो इस तरीके से 4 साल की जो बीटेक की जर्नी थी वो इस तरह से दौर से हम थोड़ी बहुत इनकम आ जाती थी। कुछ बच्चे ऐसे भी आते थे, पुअर फैमिली के भी होते थे, नहीं दे पाते थे, उनको कहा तुम ऐसे ही पढ़ लो, कोई बात नहीं, गाँव से आए हो, ये जो प्रॉब्लम मुझे रही वो आपको ना आए। तो कुछ बच्चे पेमेंट कर देते थे, कुछ बच्चे नहीं भी दे पाते थे, तो चलो उनको हमने पढ़ाया, तो मेरा खुद का खर्चा यूनिवर्सिटी का निकल जाता था। तो यानी कि यहाँ एक क्वेश्चन है भी, जब आपने एकेडमी की शुरुआत की, आपने कोचिंग देना शुरू किया, तो सपने की वजह से या जेब की वजह से? उस टाइम जो मेरी सिचुएशन थी वो तो ये थी कि मुझे एक तो मैथमेटिक्स जो सब्जेक्ट था मेरा इंटरेस्ट बन गया था उसमें, कि बहुत अच्छा सब्जेक्ट जा रहा है, इसको क्यों ना थोड़ा सा फ्लोरिश किया जाए, बच्चों को पढ़ाते हैं। और दूसरा मेरा ये भी था कि जैसे मैंने आपको बताया कि पेरेंट्स के ऊपर मैं दबाव नहीं डालना चाहता था, कि मैं खुद ही पढ़ाई खर्चा तो खुद ही मैनेज कर लूँ, बट लालच नहीं था कि मुझे बहुत सारा पैसा इस फील्ड में कमाना है या मुझे इसको हमेशा फ्यूचर में चलाना ही है। ऐसा कोई प्लान मैंने नहीं किया। तभी अवर्स अकेडमी मैंने नाम चलो दिया, मेरे साथ 1-2 टीचर और जुड़े जिन्हों का सबसे सहमति के साथ हमने अवर्स अकेडमी ये नाम रखा इसका। और फिर ये था कि चलो इसको जब तक बीटेक एमटेक होगी, जब तक गवर्नमेंट जॉब नहीं लगती है, पेरेंट्स का गवर्नमेंट जॉब को लेके बड़ा रुझान था उस टाइम भी, गवर्नमेंट जॉब बच्चे के पास होनी चाहिए, एक अच्छी जॉब होगी तो अच्छी फैमिली सेट हो जाएगी, अच्छी जगह रिश्ता हो जाएगा, ये गाँव के लोगों की थिंकिंग रहती है, आज भी है और कहीं ना कहीं ठीक भी है कि बच्चा सेटल, हर माँ बाप चाहता है कि अपना बच्चा सेट हो जाए। तो उनका एक दबाव भी था कि तुम मेहनत कर, अकेडमी कोडमी चक्कर में मत पढ़ो, भी अपना पढ़ाई का खुद का खर्चा निकाल, हम पे कर देंगे इतना। तो ऐसा था कि वो कहते भी रहते थे मुझे, बट मेरे मन में ही था कि मैं खुद अपने लेवल पे स्टैंड करूँ, पेरेंट्स से मुझे बार बार पैसा मांगना अच्छा नहीं भी लगता था। तो खुद उस टाइम मेरे पास साइकिल होती थी यूनिवर्सिटी में जाने के लिए। फिर मुझे थोड़ा सा ये भी फील होता था कि वहाँ सब अमीरों के बच्चे आते हैं, सबके पास गाड़ी में, किसी के पास गाड़ी है, किसी के पास बाइक है, तो कम से कम मेरे पास एक बाइक तो अपने खर्चे की मैं लेके ही आऊँ। तो 1 साल मैंने दिन रात मेहनत करके यूनिवर्सिटी के साथ साथ तो कुछ 1,000 2,000 रुपये इकट्ठे करके 17,000 रुपये साल में बचाए। तो एक सेकेंड हैंड बाइक मैंने 2004 में, कौन सी बाइक थी? स्प्लेंडर बाइक चलती थी उस टाइम, सिल्वर कलर की। तो नंबर भी याद है कि नहीं याद? नंबर तो याद नहीं है मुझे, क्योंकि मैं इतना ध्यान नहीं देता था। तो 2004 में मैंने वो बाइक 17,000 रुपये में परचेज कर ली, वो इतना ही पैसा बचा था मेरे पास। अच्छा। उस साल फिर बाकी यूनिवर्सिटी की फीस पास हो जाती थी। ज़्यादा मैं लालच भी नहीं करता था, बच्चे आते थे पुअर फैमिली के होते थे, मैंने उनसे कोई पैसा लिया भी नहीं, चलो पढ़ लो कोई, मैंने किसी ने कुछ दिया तो वो ले भी लिया। इस तरीके से खर्चा मैनेज हो जाते थे। जो कोचिंग का पहला दिन था आपका, आपको याद है
कौन से स्टूडेंट थे, किन स्टूडेंट्स के साथ आपने स्टार्ट किया? बिल्कुल याद है, जब मैंने कोचिंग स्टार्ट की मेरे पास सिर्फ 4 बच्चे थे और चारों बच्चे ही मेरे पास +2 के बाद वाले मिले मुझे। अच्छा। हाँ, वो चारों बच्चे आज सेटल भी हैं और बात होती भी रहती है। वो चारों बच्चे इसलिए याद है क्योंकि वो चारों बच्चे ग्रेजुएशन के थे, BA फर्स्ट ईयर के थे और मैं BTech फर्स्ट ईयर में था। मेरे बराबर हम उम्र के ही बच्चे थे, एक ही क्लास में, एक क्लास जैसे थे लगा लो। मैं BTech कर रहा था, वो BA कर रहे थे उधर से। तो बस वो बच्चे आए, उन्होंने कोऑपरेट भी बहुत किया क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस नहीं था ग्रेजुएशन का। तो मेरा जो लेवल था +2 लेवल का था, लेकिन वो ग्रेजुएशन का मैथ पढ़ाना मेरे लिए बड़ा टफ टास्क था। और क्योंकि मुझे जुनून था कि मुझे कुछ करना है, तो उस टाइम वो 4 बच्चों से स्टार्ट किया। फिर अगले महीने 2-3 बच्चे मेरे पास 8th 9th क्लास के भी ऐड हो गए। फिर धीरे धीरे +1 +2 के बच्चे भी, एक साल में मेरे पास 60-70 बच्चों हो गए थे। तो उस वजह से मेरा सारा खर्चा मैनेज होने भी लग गया था। सेकेंड ईयर में जब मैं BTech में पहुंचा 2004 में, जब मैंने बाइक भी ले ली थी, तो मेरे पास यूनिवर्सिटी में, हमारी GJU यूनिवर्सिटी थी, उसमें काफ़ी बच्चों की सप्ली आनी स्टार्ट होगी मैथ के अंदर। तो मेरा फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ। उधर से मेरे क्लासमेट की भी काफ़ी सप्ली आई हुई थी मैथ में। यानी 61 बच्चे होते थे, तो 60 में से मान लो 55 बच्चों की सप्ली थी जिनका मैथ का बैकग्राउंड अच्छा था। 4-5 बच्चे वो निकल जाते थे, तो उन बच्चों की सप्ली थी। तो उनको मैथ का टीचर भी चाहिए था। तो आपके सरदार ही कोई टीचर पढ़ाते थे हिसार में। अच्छा। मेरे बेस्ट फ्रेंड भी आज हरप्रीत सर करके सर होते थे, वही BTech को पढ़ाते थे। तो बच्चे उन्हीं के पास जाते थे। फिर मैंने सोचा क्यों ना BTech के बच्चों को पढ़ा लिया जाए। तो मैंने फर्स्ट ईयर के जो बच्चे जिनकी री आई हुई थी, मैंने उनको मैथ पढ़ाना स्टार्ट कर दी क्योंकि मेरा BTech में मैथ तो हो ही गया था, करवाते थे हम, यूनिवर्सिटी में टीचर भी अच्छा पढ़ाते थे। तो फिर मैंने BTech के बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया। तो इस तरह करते करते हमने 4 साल अपनी डिग्री को पूरा किया। और 4 साल की डिग्री में हर साल मैं अपने जो पैसा बचता गया उससे मेरे व्हीकल का ही शौक मुझे ज़्यादातर रहता है, गाड़ियों का ही। फिर मेरे जैसे सपने तो बढ़ी जाते हैं। पहले साइकिल से मोटरसाइकिल के सपने लिए, जब मोटरसाइकिल आया सोचा कोई गाड़ी भी ले लें हम। तो 2007 तक फिर मैंने कोई ये जैन गाड़ी थी वो परचेज कर ली। साथ में एक वैगनर गाड़ी भी मिली, वैगनर भाई साहब के पास थी, तो उन्होंने वैगनर ले ली, मैंने जैन गाड़ी को परचेज कर लिया। तो फिर जैन गाड़ी लेके मैं 2000 BTech कंप्लीट हुई। तो BTech कंप्लीट होने के बाद फिर ये हुआ कि अब MTech भी करनी है। तो काम एकेडमी का अप एंड डाउन चलता रहा, क्योंकि जैसे काम बढ़ने लग गया, कुछ ना कुछ मिस हैपनिंग हो जाती थी। जैसे 1-2 बार बिल्डिंग से नीचे गिर गया, एक बार कोई बाइक स्लिप कर गई। तो इस तरह करके हर साल काम जैसे बढ़े फिर डाउन चला जाए। 60-70 बच्चे पहुंचते हैं तो कोई ना कोई इंसिडेंट हो जाता है, वो बच्चा 10 रह जाता है। तो ये संघर्ष भी उस टाइम 4 साल BTech के साथ साथ ये सेकंड संघर्ष था जो मुझे करना पड़ा था। एजुकेशन वाला तो था ही, वो तो साथ में ये भी संघर्ष साथ चलता रहा कि एकेडमी ग्रो करे फिर डाउन चली जाए। तो ये सब कुछ चलता रहा काफ़ी टाइम तक। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद फिर हमने BTech जैसे हमारी कंप्लीट हुई, तो BTech कंप्लीट होते ही फिर MTech की तरफ मैंने एंट्री की। तो MTech में फर्स्ट ईयर में जैसे मैंने एडमिशन लिया, तो उस टाइम फिर वही 100-150 बच्चे पहुंचते थे एकेडमी में। तो इतने बच्चों को पढ़ा लिया सुबह शाम। फिर वो MTech भी कंप्लीट की। जैसे ही MTech को मैंने कंप्लीट किया, तो उस टाइम फिर मेरे मन में ये था कि भी अब मैं गवर्नमेंट, पेरेंट्स का दबाव जैसे कि था ही गवर्नमेंट जॉब का, तो यूनिवर्सिटी में कुछ पोस्ट आई हुई थी बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में। BTech मैंने बायोमेडिकल इंजीनियरिंग से की थी और MTech जो मैंने की वो नैनो टेक्नोलॉजी में की थी। तो BTech कवर करने के बाद जैसे मेरा MTech में एडमिशन हुआ, तो मैंने उस टाइम थोड़ा सा 100-150 बच्चे होने की वजह से मेरे पास उस टाइम थोड़ा सा अमाउंट भी इकट्ठा हो गया था। तो उस वजह से फिर मैंने एक गाड़ी भी खरीद ली, वो गाड़ी चेंज कर दी, जैन थी वो। मेरा उस टाइम सपना था टाटा सफारी का। तो 2009 में मैंने इधर से MTech कंप्लीट हुई, इधर से मैंने टाटा सफारी गाड़ी को भी परचेज किया। तो उसके बाद फिर यूनिवर्सिटी में जैसे MTech कर रहे थे, तो उस दौरान यूनिवर्सिटी में कुछ पोस्ट आई, असिस्टेंट प्रोफेसर की। तो मैंने वो इंटरव्यू दिया, तो बालाजी के रहमत से वो इंटरव्यू मेरा क्लियर हो गया। तो उसके बेस पे फिर मुझे यूनिवर्सिटी में जॉब भी मिल गई। पेरेंट्स भी खुश हो गए, भी गवर्नमेंट जॉब अच्छा लग गया है, सिक्योरिटी हो गई। और एकेडमी में क्योंकि मेरा सब कुछ जो मेरा जर्नी रही MTech BTech के साथ साथ, तो वो मेरे सारा एकेडमी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। और सब्जेक्ट भी मेरा अच्छा स्ट्रॉन्ग हो गया था और बच्चे भी मुझे लाइक करने लग गए सब्जेक्ट के अंदर कि मैथ सब्जेक्ट पढ़ना तो पुनिया सर से पढ़ना है, इस तरह की बातें थी। तो उस टाइम फिर जैसे MTech में मेरा कंप्लीट हुआ और यूनिवर्सिटी में जॉब लगी, तो यूनिवर्सिटी में टाइम होता था 9 से 5 का टाइम। उसकी वजह से मेरी एकेडमी इफेक्ट होना स्टार्ट हो गई थी। जो 100-150 बच्चे थे वो पहुँच के दोबारा से 5-10 बच्चे 15 बच्चों पे ही रह गई, क्योंकि मैं टाइम दे नहीं पा रहा था। और यूनिवर्सिटी में भी ऐसा होता था कि भी आप पढ़ा नहीं सकते, बाहर टीचर्स को पढ़ाना अलाउड नहीं था। फिर 3-4 महीने के बाद मैं देखो जॉब से मुझे वो आनंद नहीं आया जो मुझे बच्चों को पढ़ाकर यहाँ एकेडमी में आता था। बच्चा अपनापन फील होता था, ये अपना काम तो अपना ही है। फिर दूसरा एक पॉइंट ये भी आया समझ में कि भी अगर मैं एक जॉब करूँगा 60-70,000 कमा भी लूँगा उससे, मैं अपने 2 बच्चों को पाल सकता हूँ। इसके अलावा मैं देश के लिए और कुछ ज़्यादा कुछ
नहीं कर सकता। और मुझे ये था कि कम से कम मैं अपनी लाइफ में ज़्यादा नहीं तो कम से कम 200-400 लोगों को रोजगार दूं, 200 परिवार तो मेरे से जुड़े जो जिनकी रोजी रोटी मेरे के थ्रू चल रही होगी। तो ये मेरा सपना था उस टाइम कि कम से कम इतना मुझे रोजगार लोगों को देना है। फिर मैंने सोचा भी एकेडमी को थोड़ा सा तरीके से चलाया जाए, और जॉब तो मैं कभी भी ले लूँगा क्योंकि एमटेक बीटेक की हुई उस टाइम डिमांड भी बहुत थी। 2009 की अगर मैं बात करूँ, बीटेक एमटेक लोगों के मतलब एमटेक किया हुआ बच्चा बड़ा ही रेयरली बच्चे मिलते थे, और काफ़ी डिमांडिंग भी रहता था, और जॉब भी मिलती रहती थी। यूनिवर्सिटी में तो जॉब मिल ही जाती थी, प्रोफेसर वगैरह निकलती रहती थी। तो उस टाइम फिर ये था कि अब किया क्या जाए कि जॉब को फिर मैंने साइड बाय साइड करे, जॉब से मैंने रिजाइन दिया और कोचिंग सेंटर पे फिर मैंने ध्यान देना स्टार्ट किया। और ध्यान भी कैसे दिया, मैंने जो 6-7 साल की जर्नी थी उसके अंदर मैंने क्या देखा कि मैंने नए नए कोर्स पढ़ाए। कभी पॉलिटेक्निकल का दौर है, पॉलिटेक्निकल पढ़ा दिया, बीटेक के बच्चों की बीटेक के बच्चों को पढ़ा दिया, 7th 8th 9th के बच्चों को पढ़ा दिया। जो बच्चे आए उन सबको मैंने पढ़ा दिया क्योंकि खर्चे मैनेज करने थे, सारी चीज़ें थी। और फिर मैंने सोचा भी इस तरह से तो एकेडमी का नाम अपर लेवल पे नहीं लेके जा सकता। यहीं पे मेरा एक क्वेश्चन है, यहाँ पे जैसे आप बीच चर्चा के बीच में सबसे पहले तो हम यही जान, जैसे आपने वो हिसार में शुरुआत की, हिसार में किस जगह से आपने शुरुआत की, कहाँ बिल्डिंग थी, और दूसरा यही बात हम आपके जवाब के अंदर एक सवाल बन गया भी, जैसे आज आवर्स एकेडमी का जो नाम है, यहाँ हिसार को मतलब एजुकेशन का हब माना जाता है और इतने इतने धुरंधर यहाँ पे हैं, और उनके बीच में आपने मतलब एक अपना नाम बनाया है, तो वो क्या वजह थी? हाँ, उसका वजह तो मैंने आपको बता दी कि यही था कि मुझे लोगों को रोजगार देना था। लोगों को रोजगार देने के लिए 2 चीज़ें से आप रोजगार दे सकते हैं। तो आपके पास बिजनेस ऐसा हो कि जिसमें लोगों की मतलब जॉब्स आप निकाल सको, या फिर मेरे पास बजट भी नहीं था इतना, और दूसरा ये था भी कोचिंग सेंटर में मुझे पढ़ाना ही आता था। तो मैंने सोचा क्यों ना कोचिंग सेंटर को बढ़ाते हैं, इसमें टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ को रखते हैं और उन पे मैं काम करते हैं। जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे स्टाफ को बढ़ाते जाएंगे। तो जैसे जैसे काम बढ़ेगा, स्टाफ बढ़ेगा, तो नेचुरली इनकम भी बढ़ेगी, तो सभी को रोजगार भी मिलेगा और हम देश के लिए भी कुछ ना कुछ बेटर कर पा रहे हैं, रोजगार भी दे पा रहे हैं और बच्चों को शिक्षित भी कर रहे हैं। दोनों काम इस साइड में हो जाएगा। तो आपका जो क्वेश्चन है कि एकेडमी को इतना टॉप लेवल पे ले जाके या कहाँ पे आपने स्टार्टिंग की, तो जब मैं बीटेक में फर्स्ट ईयर में एडमिशन हुआ तो उस टाइम तो मैंने पहले तो घर पे स्टार्ट किया 2002-3 में। हमारा दयानंद ऋषि अर्कल में मकान था पहले तो, क्योंकि रेंट देने का पैसा नहीं था मेरे पास। रेंट तो दूर की बात है, जो वहाँ चेयर्स वगैरह लगती है ना उसका पैसा भी नहीं था, वो भी मैंने उधार पे किसी से जानकारी में मैंने लिया भी, अब मैं 1 महीने में आपको पे कर दूंगा जैसे जैसे बच्चों की फीस आएगी। मैंने पहले 10,000 रुपये का सामान लिया तो उसका पैसा पे किया, फिर जैसे जैसे बच्चे बढ़ते गए जो उनकी फीस आती गई उन्हीं फीस से मैं उधार से चीज़ें लेता रहा और वो चीज़ें बनाता चला। पहले तो मैंने 1 साल 2 साल तो काम किया घर पे ही। फिर जैसे बच्चे बड़े 50 60 70 बच्चे हुए तो घर पे भी, घर भी इतना बड़ा नहीं था, तो ये फिर हमें फिर रेंट पे फिर बिल्डिंग लेने की कैपेबिलिटी मेरे अंदर बनी। तो फिर मैंने कहीं मलिक चौक के ऊपर कोई मार्बल मार्केट थी, वहाँ पे कोई रेंट पे लिया 1 फ्लोर, वहाँ काम करना स्टार्ट किया। तो वहाँ भी फिर क्या हुआ, 1-2 साल वहाँ काम करने के बाद वो बिल्डिंग सेल आउट हो गई। फिर मैंने वहाँ से उठा के प्रेम नगर में मैंने कोई रेंट पे लिया। कोई हमारे अंकल होते थे मलिक अंकल, उनसे लिया तो उन्होंने भी काफ़ी सपोर्ट किया। 2008 तक मैंने वहाँ चलाया। 2008 में मेरी बीटेक एमटेक जैसे कंप्लीट हुई तो फिर मेरे को एकेडमी को बड़ा रूप देना था और एक सिस्टम से चलाना था। तो ये जो घरों में रेजिडेंशियल एरिया में हम चला रहे थे तो वहाँ पे इतना आउटपुट नहीं आ रहा था, या यूँ कहिए कि हम इसको एक नाम नहीं बना पा रहे थे, ब्रांड नहीं बना पाए। तो फिर मुझे देखा भी कहाँ सेंटर चल रहे हैं, कोचिंग सेंटर कहाँ सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो उस टाइम मार्केट चलती थी हमारे ओल्ड कोर्ट एरिया में, सार के अंदर, पियल्ले में, ये हब थे उस टाइम एजुकेशन के। सेक्टर 13 मार्केट में कोई हब नाम नहीं था उस टाइम, ये 2-3 हब सेंटर थे। फिर मैंने सोचा एक ब्रांच मैंने वहाँ खोली और एक ब्रांच फिर मैंने बस स्टैंड पे ओपन की। बस स्टैंड पे ओपन की गांव के बच्चों के लिए, क्योंकि मैं अपनी थीम को छोड़ना नहीं चाहता था। भी गांव के जो रूरल बैकग्राउंड के जो बच्चे हैं, वो जो जिनके लिए मैंने एकेडमी स्टार्ट की, उनको वो चीज़ मिलती रहे, तो मैंने एक ब्रांच तो ओपन की बस स्टैंड के ऊपर। तो ये मैंने किराए पे यहाँ पे धोबी घाट के ऊपर एक बिल्डिंग थी, वो रेंट पे ली, और एक मैंने ओल्ड कोर्ट एरिया में IIT JEE की तैयारी के लिए वहाँ स्टैंड सेंटर ओपन किया। तो फिर दोनों जो है सेंटर जैसे जैसे चला तो टाइम दोनों तरफ डिवाइड होता गया। तो फिर क्या हुआ कि 2009 के अंदर या 8 के अंदर जैसे मैंने बीटेक एमटेक को या जॉब को छोड़ा, तो उस टाइम मैंने आपको बताया कि मुझे एक रूप देना था सेंटर को बढ़िया वाला, कि इस तरह अलग अलग कोर्सेज में हम दौड़ेंगे तो कभी भी नाम नहीं कमा पाए, और नहीं हम एनर्जी भी अच्छी मेहनत तो करते थे लेकिन रिजल्ट अच्छा नहीं आता था। क्योंकि एक इंसान कहाँ अपने रिजल्ट को मतलब कहाँ सब्जेक्ट भी बहुत सारे आते हैं कॉम्पिटिशन में, केवल मैथ के दम पे आप कॉम्पिटिशन में कामयाब नहीं हो सकते। तो उस टाइम फिर मैंने 2009 में ये सोचा कि इसको सारे सिस्टम मैंने बंद किया। पहले जितने बच्चे पढ़ाते थे सबको मैंने क्लोज किया। मेरे पास उस टाइम 100-50-100 जो भी बच्चे थे सबको मैंने धीरे धीरे सिलेबस कवर करवा के उसको क्लोज कर दिया सारा सिस्टम।
फिर मैंने नए सिरे से स्टार्ट किया। जैसे मैंने रिजाइन दिया यूनिवर्सिटी से, मैंने एकेडमी में एक कोर्स स्टार्ट किया। अभी इस कोर्स पे पूरी मेहनत करेंगे 2 साल। अगर इस कोर्स में हमने नाम बना लिया, फिर तो हम क्या करेंगे कि आगे बढ़ेंगे। अगर मैं नाम नहीं बना पाया तो मैं अपने इस सपने को अधूरा छोड़ के फिर कोई जॉब पकड़ूंगा, जो घर वालों की बात है वो मान लूंगा। और घर वालों से मैंने रिक्वेस्ट किया, मुझे 2 साल का टाइम दो, अगर मेरी एकेडमी अच्छी चल पड़ी तो ओके, नहीं तो जॉब तो आप कह रहे हो कभी भी कर लूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं। तो पेरेंट्स ने फिर ये देखते हुए सपोर्ट किया, बच्चे में जुनून है, करने दो इसको। और उनको ये भी पता था भी मैं उनके ऊपर कभी दबाव उन पे बनाई, उनके ऊपर दबाव मेरा कभी था ही नहीं एजुकेशन, क्योंकि मैंने खुद अपनी एजुकेशन अपने लेवल पे खुद ही अपने पैसे भरे थे। तो पेरेंट्स को ये भी था जब अपने लेवल पे इतना कुछ कर रहा है तो अपने लेवल पे कुछ ना कुछ बेटर कर लेगा। तो ये बात जब उनकी समझ में आई तो उन्होंने फिर मुझे जॉब को छोड़ते वक्त कोई ज़्यादा दबाव मेरे ऊपर नहीं बनाया। कहा तुझे जो करना है। शादी हो गई थी तब तक? नहीं, शादी नहीं हुई थी। 2009 में शादी हुई थी मेरी, 2008 की बात है सारी। जॉब छोड़ने के बाद? हाँ, जॉब छोड़ने के बाद मैंने एकेडमी को रोक दिया और इधर फिर मेरी शादी भी 2009 में फाइनलाइज हो गई थी। और शादी जैसे 2009 में हुई, फिर एकेडमी मैंने जैसे बताया ना बस स्टैंड पे थी, एक उधर ओल्ड कोट एरिया में थी, दोनों जगह एकेडमी चल रही थी। फिर मैंने ये देखा कि तो IIT JEE के लिए मैंने वहाँ भी चला गया, यहाँ बस स्टैंड पे भी किया। फिर मैंने देखा कि इस तरह से अगर हम दौड़ते रहेंगे ना तो कभी भी अच्छा काम नहीं कर पाएंगे और ना ही हम बच्चों को अच्छी क्वालिटी एजुकेशन में दे पाएंगे। अब मेरे लिए एक डिसीजन लेना था, इधर से जॉब भी छोड़ दी मैंने, इधर से कोचिंग सेंटर में मैंने सारे बच्चे बंद कर दिया। अब मेरे लिए डिसीजन था, मतलब संघर्ष था कि अब मैं जो डिसीजन लेने जा रहा हूँ या तो इस पार या उस पार। आपने तो इनकम सोर्स बंद कर दिया। करना पड़ा, क्योंकि अगर आप इनकम के बारे में लालच करोगे ना तो आप कभी भी ग्रो नहीं कर पाओगे। बहुत बोल्ड डिसीजन था ये। उस टाइम मेरा पीक पॉइंट था, या तो मैं इसमें उस पार हो जाता या इस पार। मेरी लाइफ उस स्टेज पे आ चुकी थी। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने देखा कि पूरे हरियाणा के अंदर कौन कौन से कोर्स की कोचिंग चल रही है, ठीक, जिसमें कंपटीशन चल रहा है। देखा मैंने लोग IIT JEE या PMT होता था उस टाइम, नीट तो आज नाम है, 2016 में नाम आया। उस टाइम PMT के नाम से एग्जाम होता था नीट का। इसकी तरफ लोगों का बहुत रुझान था, कई सेंटरों ने बहुत अच्छा नाम भी कमा रखा था, बहुत रुझान भी था बच्चों में। तो मैंने सोचा यार इस जंग में, इस भीड़ में अगर मैं शामिल हो गया तो मैं कभी भी अच्छा नाम शायद ना बना पाऊँ, क्योंकि बजट चाहिए, उसके लिए पैसा चाहिए, एडवर्टाइजमेंट चाहिए। तो फिर मैंने काम किया, मैंने वो कोर्स उठाया जिसमें गवर्नमेंट जॉब भी थी, बच्चों को कैरियर भी सिक्योर था और उसके अंदर कोई कंपटीशन भी नहीं था, कोचिंग सेंटर ही नहीं थे। तो वो कोर्स था VLDA का, वेटनरी के अंदर एक कोर्स आता, हमारी अच्छी यूनिवर्सिटी कराती थी VLDA का कोर्स। तो 2008 और 9 का जो सेशन था उसके अंदर हमने क्या किया, एक VLDA कोर्स को उठाया, इसके ऊपर काम करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। इस पे हमने गांव में जाके पर्चे चेपे, घरों में जाके, और क्योंकि रात दिन में पढ़ाते थे, रात को ये पर्चे लगा के आते थे हम, ये भी हमारा काम होता था। तो वो पर्चे वगैरह लगाए तो उससे हमारे पास 15 से लेकर 20 बच्चे इकट्ठे हो गए, उन पे हमने पूरे साल काम किया। तो पहली बार हमने उस पर मेहनत की तो हमारा रिजल्ट नहीं आया। अच्छा, हम हताश हो गए भी, हम एकेडमी भी स्टार्ट कर ली, जॉब भी छोड़ दी, अब रिजल्ट हमारे पास बच्चों का बना नहीं, 1 साल तो मेरा खराब हो गया। रिजल्ट ना बनने का फिर हमने सोचा यार इस तरह तो हारेंगे नहीं हम, ये हार तो मैं नहीं मानूंगा। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने ये देखा कि जो पेपर आया है यूनिवर्सिटी के अंदर VLDA का, उस पेपर को हमने थ्रू आउट स्टडी किया, ये पेपर यूनिवर्सिटी ने बनाया कैसे। तो हमने सब्जेक्ट वाइज टीचर लगाए, मैंने उस पूरे पेपर को सर्च किया, वो कहाँ से आ रहा है, NCERT में से आ रहा है या अदर बुक्स की हेल्प ली जा रही है। तो उस टाइम फिर मैंने इसका ना पूरा मटेरियल रेडी किया एकेडमी का खुद का, उसमें मिक्स था, NCERT का भी क्वेश्चंस थे, अदर बुक्स, रेफरेंस बुक्स भी उठाई गई, जो उस टाइम मार्केट में बुक चल रही थी उससे भी रेफरेंस लिया गया। तो इस तरह मिला जुला के हमने पहले मटेरियल को टाइप करवाया, मटेरियल टाइप होने के बाद बुक्स वगैरह तैयार की, नोट्स तैयार किए, और फिर एक बार फिर प्रयास किया, वही काम फिर स्टार्ट किया, गाँव में जाके पर्चे लगाए रात को, और पर्चे लगा के जो वहाँ से बच्चा आया 31 बच्चे हमने फ्री इकट्ठे किए, रिक्वेस्ट भी की पेरेंट्स से भी आप फीस मत देना। उस टाइम हमने 5,000 रुपये मात्र फीस रखी थी एक बच्चे, ये 31 बच्चे आए, 1.5 लाख रुपए का बजट आया। उस 1.5 लाख रुपए के बजट में टीचर्स जो थे उनकी मैंने सैलरी डिस्ट्रीब्यूट कर दी और किराया निकाल दिया। 3 महीने 4 महीने इस कोर्स पे मेहनत की और यूनिवर्सिटी का रिजल्ट आया। तो उन 30 बच्चों पे जब हमने काम किया तो हमारा 50 बच्चे ही लेती थी यूनिवर्सिटी पूरे हरियाणा में से। उन 50 बच्चों में से 6 बच्चे हमारे सिलेक्ट हो गए अवर्स एकेडमी से। तो जब हमें ये उम्मीद हुई कि आज अगर 50 बच्चे पूरे हरियाणा से लेने थे और 6 बच्चे अगर अकेले अवर्स से लिए गए हैं तो इसका मतलब हम कुछ बेटर कर सकते हैं। फिर अगले साल हमने VLDA के ऊपर एक बार फिर मेहनत की, उसमें जो कुछ बच्चे रहे हमारे उनकी कमियां देखी, वो कैसे रह गए, कौन कौन से क्वेश्चंस ऐसे थे जो यूनिवर्सिटी ने आउट ऑफ सिलेबस डाल दिए। फिर एक साल और मटेरियल बनाया हम सभी टीचर्स ने मिलके, और टीचर्स की संख्याएं भी मैंने डबल कर दी।
क्योंकि मेरे अंदर एनर्जी आ गई उनको देखते हुए। और उन जो 6 बच्चे सिलेक्ट हुए उनमें से भी कुछ बच्चे हमारे साथ लग गए। अगली बार उन्होंने हमारे पास 100 के आसपास बच्चे इकट्ठे कर दिए और उन 100 बच्चों से बजट भी थोड़ा बहुत हमें मिल गया और फिर हमने उस पर काम किया और अगली बार हमारे 22 बच्चे सिलेक्ट हुए 50 सीट पे। 50 में से 22? हाँ, 50 में से 22। ये 2010 का टाइम था। 2010 हरियाणा में 50 सिलेक्ट होने और उनमें से 22 बच्चे आवर्स के सिलेक्शन थे। उससे फिर हमारा नाम पूरे हरियाणा के हर कोने में जाना स्टार्ट हुआ। फिर हमने हर साल एक कोर्स को टारगेट किया। जैसे VLD कोर्स पे हमने महारत हासिल कर ली, वैसे फिर यूनिवर्सिटी में एक कोर्स और उस टाइम उठ रहा था जिसका नाम था BSc एग्रीकल्चर। BSc एग्रीकल्चर 2 तरीके से होता था, एक तो 10th बेस पे और एक +2 बेस पे। तो 2010 में यूनिवर्सिटी ने 10th बेस पे अनाउंस ही किया था नया कोर्स। तो उस साल तो हमने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। पहले हमने 12th बेस पे BSc एग्रीकल्चर पे काम किया 2010 और 11 के सेशन में। तो एग्रीकल्चर पे भी हमने वैसे ही काम किया जैसे VLD, क्योंकि हमें नब्ज पकड़ में आ गई थी हमें कैसे वर्किंग करनी। फिर हमारी पूरी टीम पूरा सिस्टम पे काम किया हमने और 2011 में हमारा एग्रीकल्चर में भी अच्छा नाम आ गया। उस टाइम 100 के आसपास सीटें होती थी, 40 से लेकर 50 सिलेक्शन हमारे पहले बार एग्रीकल्चर में भी हमने निकाला। एग्रीकल्चर वही पूरे हरियाणा पे ही बच्चे जाते थे, तो 50 बच्चे हमारे वहाँ भी सिलेक्ट हो गए। तो ये 2 साल जो रहे 2009 से लेके 2011 का जो सेशन रहा, इसमें आवर्स का नाम पूरे हरियाणा में 2 कोर्सेज में छा गया और उसके तो हमारे पास बच्चे आने स्टार्ट हुए। फिर अगला कोर्स हमने स्टार्ट किया HTET का। उस टाइम HTET का बहुत बड़ा रुझान था। तो HTET का जो बच्चे हमारे पास पढ़ के जा रहे थे, उनके घर में बड़े भाई बहन थे, वो भी HTET की तैयारी के लिए आने लग गए। तो इस तरह से हमारी उसकी एक अलग टीम बनाई हमने। जैसे VLD की अलग कोर्स की अलग टीम गठित की, एग्रीकल्चर की अलग टीचर्स की टीम बनाई और उधर से फिर हमने HTET को स्टार्ट किया। उसके लिए भी 10 से 12 टीचर्स की टीम अलग से बना के हमने उस पर काम किया और 2011 से लेकर 2013 तक HTET में भी आवर्स का नाम टॉप में आ गया और हमारे पास उस टाइम 200, 400, 500 जो भी बच्चे इकट्ठे हुए उन पे फिर हमने काम करना स्टार्ट कर दिया। ज़्यादातर यही होता है, अगर एक टीचर है तो उसको सभी कोर्सेज में डाल देते हैं ताकि सैलरी कम देनी पड़े, ना देना पड़े। लेकिन मैंने ये लालच किया ही नहीं, क्योंकि मैं सारे बाजे बजा चुका था। 2003 से लेके 2009 तक सेविंग करने के जो जुगाड़ थे, कैसे पैसे बचाना है, टीचरों की कंजूसी करनी है, वो सारे काम मैंने कर लिए। और उसके बाद ही मैंने विपरीत दिशा में डिसीजन लिया था कि ये सारी चीज़ें बंद करें, कुछ अलग सोचेंगे, हटके सोचेंगे, तभी कुछ हटके बन सकता है। तो फिर हमारे पास उस टाइम 40 से 50 टीचर्स की टीम बन गई थी और हमने सब ने काम किया। जो पैसा आता रहा बच्चों के टीचर्स में डिवाइड करते रहे, जैसे इनकम बढ़ती गई टीचर्स बढ़ाते गए और चीज़ें सारी बनती गई। 2012 के अंदर HTET वगैरह में इन 3-4 कोर्सेज में अच्छा नाम था, एग्रीकल्चर में, VLDA में और अपना ये आपका HTET के अंदर। 2012 के बाद हमने एक कोर्स और उठाया जिसका नाम था वेटनरी सर्जन। वो VLD से बड़ा कोर्स था, उसका अलग से एग्जाम कंडक्ट होता था यूनिवर्सिटी में। आजकल तो वो NEET के अंदर डाल दिया, NEET के थ्रू लेते हैं काउंसलिंग में, तो उसका अलग ही एग्जाम होता था। उस पर भी हमने बहुत काम किया। 1-2 सालों में उसमें भी नाम हमारा ऐसा हो गया कि 60 स्टूडेंट लेती थी यूनिवर्सिटी वेटनरी सर्जन में, वहाँ पे भी हमारे 40-42 बच्चे जाने स्टार्ट हो गए। और VLD तो हमारा ऑटोमेटिकली ग्रोथ कर ही रहा था। 2011 में हमारे 42 सिलेक्शन थे 50 सीटों पे VLD के अंदर। 10 में 22 थे, 9 में हमारे पास 6 बच्चे सिलेक्ट हुए, 10 में हमारे 22 बच्चे सिलेक्ट हुए और 11 में हमारे पास 42 बच्चों का सिलेक्शन था 50 सीटों पे। उस टाइम तो यूनिवर्सिटी में ये तहलका मच गया, या तो यूनिवर्सिटी अवर्स वाले पेपर को लीक करवा रहे हैं या कोई तो यूनिवर्सिटी फिर पूरा सेटिंग की हुई है या सेटिंग की हुई है। लोग आज भी कहते हैं कि अवर्स की सेटिंग है, बट ऐसा कुछ नहीं था। हमने नब्ज पकड़ ली कि यूनिवर्सिटी किस हिसाब से पेपर बनाती है, क्या उनकी टेंडेंसी रहती है, या वहाँ पे जो टीचर्स हैं वो किस लेवल का पेपर सेट करते हैं। हम उससे 4 कदम आगे तैयारी करवाते हुए चलते थे और जब हम तैयारी ही बेटर करवा रहे थे तो जरूरत भी नहीं पड़ती थी और बच्चे भी मतलब उस टाइम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते थे, मतलब मेहनत करते थे। उनको सुविधाएं नहीं चाहिए थी, जैसे आज के टाइम तो सारी सुविधाएं हमारे पास हैं। उस टाइम तो कूलर भी बड़ी मुश्किल से लगा पाते थे, पंखे चलते थे, बच्चे आते थे गाँव में अंगोछे अंगाछे लेके डाल के आते थे, ऐसे किसी नहीं पूछते रहते थे। कई बार लाइट चली जाती थी, इन्वर्टर नहीं होते थे, बच्चे मोबाइल, उस टाइम मोबाइल 2012 में ठीक थोड़े बहुत ठीक रखने लगे थे, 5-10 बच्चों के पास होते थे, लाइट ऑन कर लेते थे, पढ़ा लेते थे बोर्ड पे, ऐसा सब कुछ चलता रहा। फिर ये चीज़ें धीरे धीरे करके 2013 तक कुल मिला के वर्ष का नाम पूरे हरियाणा में चारों कॉर्नर में हर ड्रेस थे फैल गए और हर जगह से बच्चे आने स्टार्ट हो गए और हमने भी अपने दायरे को बढ़ाते चले गए। जो पैसा बचा वो बच्चों के लिए आगे लगाया, चाहे वो बिल्डिंग रेंट से उठ के, उस टाइम रेंट पे बिल्डिंगें चल रही थी, तो 2012 में एक बिल्डिंग मैंने अपनी बनाई, एक विंग नंबर 2 जो है मेरा जो मेन ऑफिस है वहाँ आज भी मैं वहीं बैठता हूँ। उसी विंग से मैंने फिर अपनी अलग अलग विंग्स बनाते चले गए और आज बालाजी की रहमत से अलग अलग विंग्स बनी हुई हैं। 4 विंग्स हमारे पास हैं, अलग अलग विंग में अलग अलग कोर्स चलते रहते हैं और सब में अलग अलग टीचर्स हैं, अलग अलग मैनेजमेंट है
और आज हमारे पास कुल मिला के जो सपना था मेरा 150-200 लोगों को रोज़गार देने का, वो कहीं ना कहीं हम आज उसके आंकड़े को छू पाए। फिर ये हुआ कि फिर मैंने सपने को और बड़ा किया, भी अब मैं 1000 लोगों को रोज़गार देने की बात करूँगा। भाई ये तो हो गया, अब कुछ सपना को बड़ा करते हैं। फिर मैंने ये था कि जॉब में भी कई चीज़ें आने स्टार्ट हो गया। स्टार्ट के साथ साथ HSSC, CET, SSC, ये सारे कोर्स हम 2019 तक अलग अलग विंग बनाकर स्टार्ट कर चुके थे, और नाम सब कोर्सेज में हर तरीके से बढ़िया था, क्योंकि हर थीम वही थी, अलग अलग टीम लगाओ, अलग अलग मैनेजमेंट बिठाओ, अलग अलग मटेरियल पे काम करो। तो वो चीज़ें धीरे धीरे ग्रो करनी ही थी, क्योंकि जिस चीज़ पे काम किया जाएगा नेचुरल उसका रिजल्ट तो आएगा ही। और जो बच्चे पढ़ के जाते हैं वो भी काफ़ी विश्वास करते हैं, फेथ करते हैं, वही ऑटोमेटिकली बच्चों को आगे माउथ पब्लिसिटी कह लो, चाहे वो अपने आप बच्चे भेजते रहते हैं। और अब तो ऐसी सिचुएशन भी है कि मेरे पास जो बच्चे 2012-13 में पढ़े थे, अब उन्हीं के बच्चे मेरे पास अगली पीढ़ी उनकी अब पढ़ने आने स्टार्ट हो चाहिए। कोई 8th में आ रहा है, कोई 9th में आ रहा है। 1-2-4-5 बच्चे तो ऐसे भी जिनके पेरेंट्स उनको 6th क्लास होते हैं यहाँ छोड़ गए, या आप इसको देखो जी, इन बच्चों को आप अपने कस्टडी में रखो, हम भी आपकी दम पे कामयाब हुए हैं, तो हमारे बच्चे भी आपकी शरण में रह के ही कामयाब हों। तो आज उनके बच्चे भी अच्छा कर रहे हैं, और काफ़ी ऐसे भी हैं जो पंजाब एरिया में काफ़ी जॉब लगी हैं। हरियाणा के जो बच्चे थे, पंजाब एरिया के जो आपके रतिया और उस साइड के जो बच्चे हैं ना, वो पंजाबी जो सब्जेक्ट अगर किसी को आता है तो पंजाब में भी उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो आज हमारे काफ़ी बच्चे पंजाब में भी VLD डॉक्टर लगे हुए हैं, कई तो प्रोफेसर भी लगे हुए हैं, और कई उनके बच्चे जो पढ़ने आते हैं पता चलता है वहाँ उनकी पोस्टिंग है। तो ऐसे आज हज़ारों बच्चे अवर्स के दम पे जो पढ़ के यहाँ गवर्नमेंट जॉब में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, चाहे कोई भी सेक्टर हो, चाहे पुलिस का सेक्टर हो, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब में टीचिंग का सेक्टर हो, या वेटनरी का सेक्टर हो, या एग्रीकल्चर का सेक्टर हो। आज अवर्स के पढ़ाए हुए हर बच्चे हर फील्ड में आपको नजर आते हैं। आज मैं किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में जाता हूँ तो वहाँ 2-4 बच्चे मेरे टकरे जाते हैं। हम उस ईयर के पास आउट बच्चे हैं, हम उस ईयर के पास आउट बच्चे। बड़ी खुशी भी होती है कि जो मेरा लक्ष्य था वो कहीं ना कहीं मैंने कुछ हद तक अचीव कर लिया है। तो स्ट्रगल के दिनों में कई बार ऐसा भी होता है जब ये लगता है यार कहाँ फंस गए, छोड़ दो यार, आगे नहीं बढ़ सकते, और उस वक्त एक ऐसा हाथ होता है जो आपके कंधे पे रखा जाता है, चाहे वो आपको फाइनेंशियली सपोर्ट ना करे लेकिन एक मॉरल सपोर्ट मिल जाती है। क्या कोई ऐसा हाथ भी है? हाँ, इसमें कह सकते हैं कि ऐसा बहुत बार ऐसा हुआ कि मैं डाउनफॉल में गया, क्योंकि जैसे मैंने बताया आपको कि 2003 से लेके 2008 की जर्नी रही, इसमें काफ़ी बड़ा डाउनफॉल आया। रीजन कई थे, कई बार मैं एक्सीडेंट हो गया, कई बार गाड़ी एक्सीडेंट हो गई, गाड़ी पेड़ से टकरा गई थी, मेरी पैर में फ्रैक्चर हो गया, एक महीने बेड रेस्ट हो गया। तो बच्चे तो वेट नहीं करेंगे क्योंकि इनके एग्जाम होते थे, वो कहीं और ट्यूशन लगा लेते थे। तो ऐसी बहुत सारी स्टेजेस आई। तो ये मुझे कहीं ना कहीं अपने जो सिस्टर, मतलब जो जीजा जी हैं, बड़ी सिस्टर हैं सतबीर सिंह मुंड जी हैं, उनका काफ़ी सपोर्ट रहा। तो उनसे मैं गाइडेंस लेता रहता था। वो थोड़े से टीचिंग लाइन में ही हैं, सोशल वर्कर भी हैं, तो उनसे काफ़ी मुझे प्रेरणा मिलती थी और मुझे मोटिवेट भी करते रहते थे टाइम टू टाइम। तो एक तो उनका सपोर्ट मुझे काफ़ी मिला, और दूसरा फिर ये था कि ये भी देखने को मिलता था भी जो मेरे अंदर जुनून था वो मेरा बना ही रहता था। भी चलो डाउन चले गए, ये कहीं ना कहीं उस टाइम की एनर्जी भी काम करती थी। और मैं तो बालाजी का भगत हूँ, तो मुझे इनका एक सपोर्ट अलग ही रहता था। वो मुझे वैसा मुझे प्रेरणा मिलती थी भी इनका नाम लेके आप कोई भी काम स्टार्ट करो बन जाएगा। आज मैं अपने बच्चों को बोलता हूँ भी मैं जब उनका नाम लेता हूँ मुझे ऑटोमेटिक मेरे अंदर एक एनर्जी आ जाती है कि उनका नाम लिया तो काम होगा ही होगा। तो वो एक सपोर्ट मेरे पास रहती थी, तो उसकी दम पे मैं गिरता था दोबारा फिर उठ चल पड़ता था, क्योंकि मेरे पास खोने को कुछ था ही नहीं। सीधी सी बात ये भी है, जब आदमी के पास खोने को कुछ ना हो तो पाने को सब कुछ होता है। तो ये चीज़ें मेरे पास रहती थी। हम जिस लाइन से उठे थे भी साइकिल पे जाते थे यूनिवर्सिटी में, उससे तो हम अच्छे ही लेवल पे थे, तो दोबारा उठ जाते थे सोच के कर लेते हैं। और वही चीज़ मेरे को हमेशा प्रेरणा देती भी रही है। जब जब मेरे साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम हुई है, एकेडमी जैसे जैसे डाउन गई है, वो एक एनर्जी मेरे साथ काम करती है और वो मुझे ऊपर की तरफ लेके चली जाती है। वो एक भगवान का नाम ले लो, चाहे अपने रिलेटिव्स के नाम ले लो, वो सभी का मेरे पास सपोर्ट रहता ही था। अगर हरियाणा के बच्चों की बात करें, हरियाणा के स्टूडेंट्स की बात करें, तो आपकी जर्नी जो है वो टीचिंग की काफ़ी लंबी है। तो आपको क्या लगता है जो बच्चे सक्सेस होते हैं, देखो पढ़ते तो सभी हैं, और जो बच्चे सक्सेस होते हैं उनमें आखिर ऐसा क्या अलग होता है, या ऐसा कौन सा जुनून है जो उनकी सक्सेस को कामयाब, मतलब उनका जो एम है वो पूरा हो जाता है? मैं एक ही बात कहूँगा आपके चैनल के माध्यम से पूरे हरियाणा वासियों ने, जो मेरा पूरे इंडिया में भी जो चैनल को देख रहा है, उनसे मैं एक ही बात कहता हूँ, अगर आपको असफलताएं मिल रही हैं तो असफलताएं आपको बड़ी सफलता दिलाने के लिए मिल रही हैं। आपको उस असफलता को चुनौती के रूप में स्वीकार करना पड़ेगा।
आपको ये समझना पड़ेगा आज अगर हम असफल हुए हैं तो उस कमियों को फाइंड आउट करना स्टार्ट कर दो, क्या कमियां रही हैं। जैसे मैंने अगर आपको पूरी हिस्ट्री जो बताई है, अगर आप उसको ध्यान से स्टडी करोगे तो उसमें ये चीज़ निकल के आएगी कि मैंने एकेडमी में सारे कोर्स पढ़ा रहा था। क्यों सारे कोर्स बाइंड अप किए मैंने? क्योंकि मेरा रिजल्ट नहीं आ रहा था। मैं अपनी एनर्जी हर दिशा में फैला रहा था, वो एनर्जी हर दिशा में काम नहीं करती। एक विजन बनाना पड़ता है, एक लक्ष्य बनाना पड़ता है और उस लक्ष्य पे मेहनत करनी पड़ती है और ये सोच के चलना पड़ता है। हो सकता है हम इस लक्ष्य में फ्लॉप भी हो जाएं तो हमारे पास सब कुछ भी हमारा जा सकता है। जो हमारे पास आज व्यवस्थाएं हैं हो सकता है वो ना रहें, लेकिन लक्ष्य अगर बड़ा होगा और उसकी लेवल की मेहनत अगर आपने की होगी तो इतना जरूर है कि आप कुछ ना कुछ बेटर कर जाओगे। तो ये मैं हर बच्चे को कहता हूँ कि जितने भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हो सकता है आप एक बार विफल हुए हो सकता है आप 2 बार भी विफलताओं का सामना करना पड़े। और आप जितने भी बड़े लोग हैं, जितने भी लोगों ने नाम कमाया है इस देश में, अगर आप उनकी हिस्ट्री देखोगे तो आपको ऐसी हिस्ट्री मिलेगी, चाहे अमिताभ बच्चन भी क्यों ना हो, उनका भी एक बहुत बड़ा डाउनफॉल आया था। वो भी आज अपनी स्पीच में बताते हैं कि मैं कुली मूवी बना रहा था, मेरे फ्रैक्चर आ गया था, मेरे सारा कर्जे में डूब गया था मैं, ऐसा। लेकिन वो दोबारा उठे। दोबारा किस वजह से उठे? उन्होंने देखा कि मैं अगर पहले जमीन से उठ के वहां तक पहुंच सकता हूँ, वहां से गिर गया हूं तो दोबारा फिर उठ सकते हैं। तो हमें अपने आप को मोटिवेट रखना पड़ेगा और कोई मोटिवेशनल स्पीकर आपको मोटिवेट नहीं कर सकता। आप खुद ही अपने आप में मोटिवेशनल स्पीक करो, अपने आप ही खुद ही अपने आप को मोटिवेटेड करो और खुद के द्वारा जो मोटिवेशन मिलता है ना जी, वो आपको कभी गिरने नहीं देता है। गिर भी जाओगे तो दोबारा उठा लेगा वो आपको। तो मैं हमेशा हर बच्चे को ये कहता हूँ कि आप अपने आसपास सराउंडिंग में जो पॉजिटिविटी होती है उसको गेन करना स्टार्ट करो। अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव रहेगा तो आप कुछ ना कुछ बेटर लाइफ में कर जाओगे। मैंने ये भी देखा कि बच्चे नेगेटिविटी को जल्दी कैप्चर करते हैं, हताश हो जाते हैं, कोई चीज़ होगी तो उसको नेगेटिव अपने माइंड पे डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। ऐसा बहुत सारे केस, हजारों केस मेरे सामने आते हैं। बट उन बच्चों को मैं हमेशा मेरा एग्जांपल देता हूँ कि जब मैं उठकर उस गांव से पढ़कर यहाँ तक पहुँच सकता हूँ तो आप लोग तो मुझसे अच्छी एजुकेशन ले बैठे हो, आपकी स्कूलिंग बहुत अच्छे से हो रखी है, आप मार कभी नहीं खाओगे। क्योंकि हम जब 10th लेवल में पढ़ते थे स्कूलों में, आधे टीचर तो होते ही नहीं थे। जैसे SST का टीचर इंग्लिश पढ़ा देता था, तो आज हमारी इंग्लिश जो स्पोकन है कहीं ना कहीं इफेक्ट हो ही रखी है उस चीज़ से, उसको आज भी हम फील करते हैं। तो मेरे पास जितने बच्चे आते हैं उनको मैं कहता हूँ मुझसे तो आप सब बेटर हो, कि मेरे से सबके पास पढ़ाने की सारी व्यवस्थाएं, हमारे पास कोई सुविधाएं नहीं थी तो भी हम ये कर पाए, तो आपको हम और भी हमसे बेटर कर सकते हैं। और मैं तो अपने बच्चों को मुझसे भी आगे देखना चाहता हूँ कि वो आगे बढ़ें। और जॉब के मैं कहता हूँ कभी भी सपना मत देखो कि जॉब मुझे करनी है। आप जॉब को छोड़िए, आप बिजनेस की तरफ दौड़िए। आप एक बिजनेस करके आप हजारों परिवारों को पाल सकते हो, तो अपना परिवार तो वैसे सपना बड़ा रखिए। हाँ, सपना बड़ा रखिए। आप इतना बड़ा सपना लोगे तो उतनी मेहनत भी कीजिए। आप इतना नहीं आ सकते भाई, इतना भी कर पाओगे तो भी आपकी जो जॉब वाला सपना उससे फिर भी बहुत बड़ा होगा वो। तो मैं अपने हर बच्चों को ये बोलता हूँ। आज ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे एग्रीकल्चर फील्ड की मैं बात करूँ तो BSc एग्रीकल्चर में लोग कहते हैं कि जॉब मिल जाएगी, नहीं मिल जाएगी। कल भी एक पेरेंट्स आए हुए थे, कहते हैं सर भी एग्रीकल्चर का स्कोप बताओ। मैंने कहा जी एग्रीकल्चर अपने आप में स्कोप बताने की जरूरत नहीं है। एग्रीकल्चर वर्ड ही ऐसा है, हमारा जो पूरा देश है वो डिपेंड किस पे? एग्रीकल्चर पे। हमारे देश की अर्थव्यवस्था टिकी किसके ऊपर? हो एग्रीकल्चर पे टिकी हुई है। किसान की जो है वो सारी व्यवस्थाएं किसानों ने चला रखी, देखा जाए तो। वहीं से आज आप देखो जितना पैसा लोग कमा रहे, प्रॉपर्टी में कमा रहे। प्रॉपर्टी क्या है? जमीन से ही है, और जमीन में ही सब कुछ है। तो भाई मैं कहता हूँ ये फील्ड इतना ब्रॉड है, आप इसमें कितना ही बिजनेस कमा सकते हो। आप सीड्स की कंपनी स्टार्ट कर दीजिए, पेस्टिसाइड्स कंपनी स्टार्ट कर दीजिए, अच्छे सीड्स बनाओ, अच्छे पेस्टिसाइड बनाओ, किसानों को भी फायदा होगा और आपको तो ऑटोमेटिकली फायदा होना ही होना है। लोगों को रोजगार भी मिलेगा, उससे आप इतना पैसा कमा सकते हो, उससे आप हजारों रोजगार स्टार्ट करो। देखो कोई भी इंसान अपने साथ कुछ लेके नहीं जाता है, जो कमाता है वो धरती पे ही रहता है। जमीन है वो भी साथ नहीं जाती है। लेकिन हम विजन बड़ा करते हैं, विजन बड़ा करने से जो इनकम बढ़ती है उससे हम लोगों को और लोगों को जोड़ पाते हैं और लोगों को रोजगार दे पाते हैं। सिर्फ हम अकेले सरकार के भरोसे बैठे रहे कि गवर्नमेंट ही बेरोजगारी दूर करे तो ऐसा पॉसिबल नहीं। हमारा देश इतना बड़ा है, 130 करोड़ की जनता है यहाँ, ज्यादा होगी सर, तो ज्यादा ही होगी। तो इतनी बड़ी जनसंख्या को एक गवर्नमेंट के भरोसे छोड़ देना कि वही सब कुछ करे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। हमें अपनी व्यवस्थाओं को खुद सुधारना पड़ेगा और वो सुधार हमें अपने आप पे लाना पड़ेगा। सबसे पहले हम खुद सुधरें, खुद अपने विजन्स को बड़ा करें, तभी हम कुछ बड़ा कर पाएंगे। तो मैं यही कहूँगा कि जितने बच्चे पढ़ रहे हैं वो असफलताएं बहुत मिलती हैं, तो असफलताओं को आप अपनी सीढ़ियाँ बनाइए सफल होने की, तो आप डेफिनेटली अच्छा अपनी लाइफ में कर जाएंगे। तो मेरा यही मंत्र बच्चों को मैं देता हूँ कि आप लगे रहिए, मैदान में टिके रहिए। मैदान में टिके रहोगे कुछ ना कुछ बेटर कर जाओगे, मैदान मत छोड़िए। बच्चे हताश हो जाते हैं। अब जैसे मेरे पास 10th एग्रीकल्चर के बच्चे एग्जाम देने आए,
अब बच्चों ने मेहनत तो बहुत की नेचुरल है, लेकिन उस टाइम जब CET 55 है, बच्चा मेरे पास मान लो 400 पढ़ रहा है, 500 पढ़ रहा है, सबका सिलेक्शन तो नहीं है संभव। तो मैं हर बार ये कहता हूँ कि आपने एक पहला पड़ाव है जो 10th के बाद आपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स दिया, सिलेक्शन हुआ नहीं हुआ अलग मैटर है, लेकिन आपने वो जो जंग लड़नी सीखी है, जो जंग आप लड़ रहे हो, उसमें जीत या हार का मैटर नहीं है, वहां पे हमने जो चीज सीखी है वो आपको भविष्य में आगे बहुत दूर तक लेके जाएगी। तो जो 10th एग्रीकल्चर के बच्चे हैं वो हमारे आगे जाके उन्हीं बच्चों को हम IIT की तैयारी करवाते हैं, उन्हीं बच्चों को हम नीट की तैयारी भी करवाते हैं, उन्हीं बच्चों को हम वेटरनरी कोर्सेज की तैयारी भी करवा रहे हैं, उन्हीं बच्चों को हम डिफेंस में भी डाल रहे हैं, 10th के बाद जितने बच्चे उन्हीं बच्चों को हम एग्रीकल्चर में भी डाल रहे हैं। तो वो हमारा बच्चा जो डिवाइड हो रहा है अलग कोर्स में, हर कोर्स में अपना नाम कमा रहा है। इसका जीता जागता मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ। आज के टाइम में एक बहुत बढ़िया सोशल मीडिया पे एक न्यूज चल रही है, सिमरन नाम की बच्ची की, गांव बाड़समंद है उसका, हिसार जिले की बच्ची है। माइक्रोसॉफ्ट में लखनऊ में बड़ी कंपनी में 55 लाख का पैकेज लगा है। तो सारी जगह फैला हुआ है कि कबाड़ी जो काम करते हैं, जिसके पिताजी कबाड़ का काम करने वाले, फेरी लगाने वाले पेरेंट्स की बच्चा आज यहाँ तक पहुंच गया। तो वो भी ऐसे नहीं पहुंची, उसके फादर का जो विजन था, अपने 4 बच्चे थे, उस गुड़िया को 7th क्लास में अवर्स जैसे एकेडमी में 7th क्लास में भेजना स्टार्ट कर दिया 2017 में। अच्छा। तो 5 साल उस बच्चे ने 2017 से लेकर 2021 तक 7th 8th क्लास में बच्ची गांव से आती थी, स्कूल लगा के सीधी बस में चढ़ती थी, हिसार पहुंचती थी यहाँ बस स्टैंड पे। और हमारी जो ब्रांच थी ट्रांसफॉर्म के नाम से, वो बैंक कॉलोनी में थी, छोटे बच्चों की थी। तो वो बच्ची यहाँ से वहां जाती थी ट्रांसफॉर्म में पढ़ने, ऑटो में जाती थी, फिर ऑटो वहाँ शाम को 6:30 बजे क्लास खत्म होती थी, 7 बजे उसकी बस होती थी, तो वो बच्ची बाकी बस में आती थी। और कई बार बस निकल भी जाती थी, उस बच्चे ने मुझे बताया कि बस स्टैंड पे ही सो जाती थी। 2021 में उसका इंटरव्यू है अवर्स में, अगर आप देखोगे अवर्स के यूट्यूब चैनल पे जाके, संकल्प कैरियर इंस्टीट्यूट जो हमारी ब्रांच थी, उसमें उस बच्ची का IIT में सिलेक्शन हुआ था 2021 में। तो उसके फादर को भी बुलाया गया, तो उसके फादर को जब न्यूज चैनल वालों ने कवर किया तो पता मुझे भी उस टाइम देख के बड़ा मतलब अपने आप पे प्राउड भी हुआ, और कहीं ना कहीं मुझे लगा भी देखो ऐसे बच्चे गाँव से निकल रहे हैं जिनके पेरेंट्स की व्यवस्थाएं इतनी नहीं है, और उनके फादर की पैरों में चप्पल थी, एक व्हाइट कलर की थी, एक रेड कलर की थी, मतलब चप्पल खरीदने का पैसा नहीं। और वो बच्चा आज IIT में 2200 समथिंग रैंक के साथ IIT मंडी में उसका BTech में फर्स्ट टाइम एडमिशन हो गया। तो ये जुनून था, और बच्चे का भी जज्बा था। अभी 7th क्लास की बच्ची से मैं पूछ रहा हूँ बेटा कि मैं जो बच्ची वहाँ वेट कर रही थी ऑटो का, मेरा उस टाइम राउंड लगा हुआ था गाड़ी में, तो मेरा ड्राइवर मेरे साथ था, बोले जी बच्ची अपनी वहाँ पढ़ती है अपनी एकेडमी में, ये बस का वेट कर रही, बस में जाएगी, इसका ऑटो का वेट कर रही। मैंने कहा इसको अपनी गाड़ी में बिठाओ, आप ड्रॉप कर देंगे उस पर, इसकी बस निकल ना जाए। तो बच्ची मेरे पास बैठी, 5 मिनट का टाइम रहता था, बस जाने वाली थी 7 बजे की। तो बच्ची से मैंने वैसे पूछा, मैं बेटा बस निकल जाती है तो कैसे गाँव जाती है? तो उस बच्ची ने बढ़िया ऐसा जवाब दिया, मुझे आज तक वो दिल में वो जवाब मेरे आज भी समाया हुआ है। उस बच्चे ने कहा तो क्या हो गया सर, बस निकल जाए, मैं बस स्टैंड पे सो जाऊंगी। मैंने कहा बस स्टैंड पे सो जाए, फिर सुबह रात को कोई दिक्कत नहीं आता, पब्लिक आती रहती है, कोई नहीं है, सुबह बच्ची तो ही सुबह उठ के मैं स्कूल चली जाऊंगी। मैंने कहा आपके पेरेंट्स को इंतजार नहीं होगा? पेरेंट्स ने क्या रखा बेटा, अगर बस निकल जाए, क्योंकि फोन फान तो सुविधाएं होती नहीं थी, बस निकल जाए बेटा वहीं सो जाना और सुबह उठ के अपने स्कूल में आ जाना। पेरेंट्स भी वो हिम्मत मानता हूँ, तो सल्यूट करता हूँ मैं ऐसे पेरेंट्स को जो अपने बच्चों को कामयाब करने के लिए मेहनत भी कर रहे हैं, और पैसा न होते हुए भी अवर्स जैसे ब्रांड में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और आज वो अपने बच्चों को कामयाब भी कर पाए। वो 55 लाख का पैकेज तो आज दिखाई दे रहा है कबाड़ी का, उसके पास जो विजन था वो भी देखना बहुत जरूरी है कि किस विजन से उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया है। पैसा ना होते हुए भी कभी उन्होंने आके मुझे ये नहीं कहा कि सर हमारे बच्चे की फीस कम कर दो, कि हमारे पास देने की व्यवस्थाएं इतनी नहीं है। वो मैंने अपने आप उनकी सिचुएशन देख के जो भी मेरे पास व्यवस्थाएं थी उनसे मैंने कभी प्रॉफिट उन बच्चों से नहीं लिया। मैं पढ़ाया, जो उस पर खर्चा लगा कुछ मैं अपनी तरफ से पे करता था, कुछ थोड़ा बहुत उनके पेरेंट्स पे कर देते। वो बच्ची पढ़ाई उन्होंने, आज वो बच्ची 55 लाख के पैकेज पे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में टॉप लेवल पे सेट हो चुकी है, और आज पूरे हरियाणा ही नहीं पूरे देश में उस बच्ची का नाम है। तो ये देखो ऐसे जुनून में हर पेरेंट्स को कहता हूँ, आपके पास तो व्यवस्थाएं अच्छी हैं, उससे उन पेरेंट्स से तो कहीं ज़्यादा बेटर हैं, तो आप अपने बच्चों पे इन्वेस्ट कीजिए। 2 साल जो होते हैं +1 +2 के, अगर हो सके तो 8th क्लास से बच्चों को कंपटीशन में डाल दो। 8th से 12th तक के जो 4-5 साल की जर्नी होती है ना जी, यही आपके बच्चे की नींव मजबूत करेगी कैरियर की। तो मैं हर पेरेंट्स को ये कहता हूँ, चाहे आप कितनी भी व्यवस्थाओं से गुजर रहे हो, कितने भी आप कर्जे में हो, ये वो इन्वेस्टमेंट है जो कर्जा लेके भी आप अपने बच्चे पे लगाओगे पढ़ाई के ऊपर पैसा, ये आपका बच्चा इसको कई गुना करके आपको वापस लौटाएगा, मान सम्मान भी आपको दिलाएगा, जैसे आज उसके पेरेंट्स को मान सम्मान मिल रहा है। जैसे कोई भी अगर बिजनेस में सफलता हासिल करता है, या किसी भी कारोबार में, या किसी भी सेवा में कह सकते हैं, तो उनके पीछे चलने वाले या उनको देख के इस फील्ड में आने वाले की गिनती बढ़ जाती है।
जैसे कि आज आवर्स एकेडमी का जो नाम है, कुछ ऐसे भी होंगे जो अब शुरुआत करना चाह रहे होंगे भी, हम भी किसी एरिया में, किसी रिमोट एरिया में कुछ ऐसी शुरुआत करें, तो आप उनको सजेशन क्या देना चाहेंगे? देखो, कोचिंग सेंटर बस स्टैंड पे जब मैं आया था उस टाइम ज़्यादा एकेडमीज नहीं थी, एक आधी कोई एकेडमी चलती थी, वो ऐसे चलती, टेम्परेरी नाम नूम उनका नहीं था। तो मैंने एक विजन को तैयार किया, अभी इस विजन पे काम करते हैं। तो कोई भी अगर एजुकेशन फील्ड में उतर रहा है इंसान, तो वो इस एजुकेशन फील्ड में आज के टाइम ये सोच के ना उतरे कि मैं यहाँ से इनकम कमाऊंगा और अपना खर्चा निकालूँ। या आज का विजन ये होना चाहिए कि 1 साल 2 साल भले ही पैसा ना आए, लेकिन जो पैसे की इनकम कमाऊँ वो बच्चे पे इन्वेस्ट, इन बच्चे पे लगाएं हम। तो वहाँ से बचाने की कोशिश ना करें, बच्चों पे लगाने की कोशिश करें। तो वो पैसा जो आप बच्चों पे लगाओगे तो उसका आउटपुट भी आएगा। और हम क्या जनरली क्या करती है एकेडमी, जो बच्चा पैसा देता है उसी पैसे में से वो सोचते हैं कि हम इस पैसे कमा भी लें और उसी में थोड़ा बहुत बच्चे पे लगा दें। लोग कमाने की ज़्यादा सोचते हैं, बच्चों पे लगाने की कम सोचते हैं। ये गलत बात है। री इन्वेस्ट करें बच्चों पे और लगाए। जैसे मैंने जब बिल्डिंग किराए पे ली तो मेरे टाइम में हजारों अकेडमियाँ चलती थी। उस टाइम 2011-12 की बात करूँ, उस टाइम काफ़ी अकेडमीज हो गई थी शहर में। तो उस टाइम काफ़ी अकेडमीज रेंट पे थी। और आज भी मैं देखता हूँ तो वो अकेडमी आज भी रेंट पे ही चल रही है। उस टाइम उनके पास अच्छे बच्चे थे, आज बच्चे भी बहुत कम हो गए उनके पास, और वो आज भी रेंट पे बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? क्योंकि उन्होंने उस पैसे को बच्चों पे इन्वेस्ट ही नहीं किया कभी। वहाँ से जो पैसा आया उसको अपने पर्सनल काम में यूज़ कर लिया, अपने मकान बनाने में यूज़ कर लिया। मैं कहता हूँ पैसा उन बच्चों पे लगाना चाहिए। जैसे मैंने किराए की बिल्डिंग को छोड़ के एक बिल्डिंग बनाई, वहाँ बच्चों के लिए सारी लाइब्रेरी की व्यवस्था बनाई। फिर दूसरी बिल्डिंग थोड़ा बहुत 2 पैसा बचा तो उसमें मेरे घर से भी जो इनकम आई वो भी मैंने लगा के एक बिल्डिंग और बनाई कि बच्चा आराम से आए, उनको यहीं लाइब्रेरी मिले, यहीं डाउट काउंटर उनके। क्योंकि सुबह बच्चा 4 घंटे मैंने पढ़ा दिया, उसके बाद बच्चा घर चला जाता है, घर में पढ़ाई का माहौल है नहीं है, लाइट है नहीं है, उन सब चीज़ों को सफ़र करके बच्चा नहीं पढ़ पाता है। तो मैंने सुबह से लेके बच्चे यहीं पढ़ते हैं, रात को 8-8 बजे तक अवर्स में पढ़ते रहते हैं। लाइब्रेरी ओपन रख दी मैंने, अब तो रात को 12 बजे तक भी लाइब्रेरी अकेडमी की ओपन रहती है। अप्रैल से लेकर ये मान के चलिए अगस्त तक नाइट की लाइब्रेरी ओपन रखते हैं। 9 से 12 वार्डन रहता है कि बच्चे जो हॉस्टल में रहते हैं, पीजी में रहते हैं, वहाँ माहौल नहीं है पढ़ाई का, तो भाई खाना खाओ और यहाँ बैठ के पढ़ो। और जाके सिर्फ हॉस्टल में या पीजी में सिर्फ जाके सोने का काम करो, पढ़ाई का सारा काम एकेडमी में ही करो। तो 24 घंटे में से 18 घंटे एकेडमी वर्किंग में आज के टाइम रहती है। और यही रीजन है कि बच्चे रिजल्ट, जो पढ़ने वाले बच्चे, जो सिंसियर बच्चे हैं, जिनको ये सब चीज़ों की ज़रूरत है, वो इस चीज़ का फ़ायदा भी उठा रहे हैं और रिजल्ट भी बना पा रहे हैं। रिजल्ट की बात की, आपको अपना पहला वो रिजल्ट जिस बच्चे को आपने पढ़ाया, चाहे वो किसी भी लेवल से शुरू किया हो, वो ऐसा पहला रिजल्ट कौन सा था जिससे आपको लगा भी जो आप ये ट्रैक, जिस ट्रैक पे चल रहे हैं ना, ये ट्रैक आपका सही है, इसको आगे परस्यू करें? और दूसरा, कोई ऐसा लम्हा या कोई ऐसी स्टूडेंट्स की बात जिसने आपको मतलब अंदर से मोटिवेट भी किया और मतलब सोचने पे मजबूर भी किया हो? ये आपने कहाँ से क्वेश्चन निकाला मुझे समझ में नहीं आया। बढ़िया क्वेश्चन निकाला, ये मेरे माइंड में नहीं था। मैंने आपको बताया 2008 में जैसे मैंने जॉब को छोड़ के यहाँ पे मैंने एकेडमी स्टार्ट की। और एकेडमी मतलब जो इसको एक रूप दिया, अभी एक कोर्स को स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहले मैंने बताया ना VLD कोर्स स्टार्ट किया। तो VLD में जब हमने काम स्टार्ट किया, पहली बार हमारा रिजल्ट नहीं बना। दूसरी बार जब हम रिजल्ट पे काम कर रहे थे तो मैंने बच्चों को कहा कि भी अपन इस पे काम करते हैं, 6 बच्चों का सिलेक्शन हो। जब 2010 का दौर आया ना जी, जब मेरे पास 100 बच्चे हो गए, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई हो गया था कि मैंने 100 बच्चे एक साथ एक कोर्स में देखे नहीं कभी। तो मेरे लिए तो 100 बच्चे बहुत बड़ी बात थी। तो मैंने ये कहा यार, उस टाइम मैंने फॉलो में बच्चों के बीच में बोल दिया, इस बार 50 सीटों पे VLDA के अंदर आवर्स एकेडमी लगभग ये मानो चलो 35 सिलेक्शन देगी। मैंने ऐसे फ्लो में बोल दिया। अब 6 सिलेक्शन से 35 सिलेक्शन का दौर था, तो आसान नहीं था। तो भाई एक बच्चे ने उसमें से खड़े होकर आवाज उठा दी, जिसने पिछली बार एग्जाम तैयारी करके दिया था, दोबारा तैयारी कर रहा था मेरे पास। बोला सर इतने भी मत फेंको कि हमें वो जमी ना हो। अच्छा, नाम तो बताइए उसका। उस बच्चे का नाम विक्रम नाम था, पता नहीं वीरेंद्र नाम था, कुछ ऐसा नाम था। तो उस बच्चे ने कहा सर इतनी मत फेंको, और मतलब कॉन्फिडेंट था वो बच्चा। क्यों? उसने पहली बार एग्जाम दे के देखा कि कितना टफ पेपर आता है, कितना कंपटीशन है। और सर तो ऐसे फेंक रहे, इतने बच्चों में थोड़ी ना होगा सिलेक्शन। तो वो बात मुझे बच्चे की चुभ गई। वैसे चुभी जैसे उस टीचर ने मुझे कहा कि तुझे मैथ नहीं आ सकता। 2 लंबे ऐसे हैं, एक तो टीचर, उस टीचर की वजह से मैं कोचिंग इंडस्ट्री में उतरा, दूसरा इस बच्चे ने जो मुझे कहा कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो जो चीज़ मुझे चैलेंज कर देते हैं ना जी, वो चीज़ फिर मेरे ऊपर दिमाग में अटक जाती है। मुझे करना यही है, अब तो करेंगे तो यही करेंगे, बंद कर देंगे, जहाँ से उससे नीचे तो जाएंगे नहीं। तो फिर मैंने उस बच्चे की इस बात को दिल में बिठा लिया। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, बैठ जाओ। क्लास में उस बच्चे को मैंने डांटा नहीं, डांट देता, धमका देता, तुम्हें क्या पता हम ये कर रहे हैं, लेकिन मैं जनरल टीचर की तरह बिहेव नहीं करता था। वो बात को मैं
वो कर लेता था, अपने दिल में गांठ मान लेता था कि इस बात को प्रूव करना है। तो उस टाइम हमारे 22 सिलेक्शन उस टाइम बच्चे का, उस बच्चे का भी हो गया। अच्छा, हो गया, बच्चे का भी सिलेक्शन हो गया। ठीक। मैंने कहा बेटा क्या कह रहा था? बोला सर 35 तो फिर भी नहीं हुए। बच्चा देखो। मैंने कहा बेटा 22 सिलेक्शन तो दिए हमने, भी चलो 35 का टारगेट लिया तो 22 निकले। अगर मैं टारगेट ही 20 का लेता तो तुम 10-12 बच्चे ही निकलते ना बेटे। तो सिलेक्शन में तो हमेशा कहता हूँ दायरा बड़ा रखो, हमें इतना ना मिले लेकिन उससे कम मिलेगा वो भी बहुत होगा। तो 22 अच्छे बच्चे कैमरे के सामने बोल ही नहीं पाती, आज ही बच्ची काफी कॉन्फिडेंट भी है उस सब है। तो ये जो बच्ची है ना सर, इसकी आप जर्नी को अगर स्टडी करोगे, कोई इस बच्ची के ऊपर प्रेशर नहीं था। इस बच्ची ने बहुत मतलब हंसते खेलते अपने काम को कर लिया, सिर्फ किस वजह से? पेरेंट्स की पॉजिटिविटी से, बच्चे के अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड से और टीचर के पॉजिटिव एटीट्यूड, तीनों ने मिलकर काम किया तो ये बच्ची बिना प्रेशर के सारे रिजल्ट बना गई। कोई प्रेशर की जरूरत इसको नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि इस बच्ची ने अपनी जर्नी पहले से स्टार्ट कर दी। जो लोग बाद में स्टार्ट करते हैं, जैसे हमारे जो धारणाएं बनी हुई हैं गाँव में बात करें, शहरों में बात करें, 10th लेवल तक हम बच्चों को नहीं प्रेशर करते। आजकल पेरेंट्स भी कहने लगे हम बच्चों को प्रेशराइज नहीं करेंगे। प्रेशराइज भले ही ना करो, लेकिन बच्चों को सही दिशा में लेके चलना हमारा टारगेट बनता है। बच्चा तो एक कच्ची मिट्टी की तरह है, उसको बना के उसको घड़ा बनाना है, या उसको हमें कप बनाना है, या उसको क्या बनाना है, या उसकी मूर्ति बनानी है, ये वो मूर्तिकार ही जानता है, या वो उसका जो कुम्हारी जानता है उसको क्या बनाना है। तो वो काम आज टीचर का और पेरेंट्स का है कि हमारी जो मिट्टी है उसको हमें कैसे डेवलप करना है, कैसे उसको तैयार करना है, वो काम हमारा मिलके होता है। तो मैं हर पेरेंट्स से यही कहूंगा कि बच्चों को ओवरबर्डन भले ही आप ना करें, या ओवरबर्डन डालने की जरूरत नहीं है, उसको एक दिशा में डाल दो। पहले से 7th 8th क्लास में आप लोग ये सोचना स्टार्ट कर दें कि हमारे बच्चों को कंपटीशन में कैसे डालना है। हाँ, वो ओवरबर्डन नहीं होता, कंपटीशन कोई ओवरबर्डन की चीज नहीं है। उसको एंजॉय करके बच्चों को क्यों ना पढ़ाया जाए। जब मेरे पास बच्चा 8th क्लास में आता है, उस बच्चों को हम पढ़ा भी रहे हैं, सिलेबस भी करा रहे हैं, एंजॉय भी करवा रहे हैं, ग्राउंड भी बना रखा है हमने, GTO ग्राउंड, वहाँ बच्चों को 1 घंटे खिलाते भी हैं। सुबह से लेकर शाम तक बच्चा एंजॉय भी कर रहा है, स्कूलिंग भी कर रहा है, पढ़ाई भी कर रहा है, कोचिंग भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। घर पे जाके 2 घंटे एक्स्ट्रा भी पढ़ रहा है और घर में भी रेस्ट भी कर रहा है। सारे काम है, सिर्फ एक तरीके से काम करने की वजह से। और वो बच्चा जो 8th क्लास में कंपटीशन पढ़ने लग गया, उसको जो +1 +2 में ओवरबर्डन आने वाला है, उसको हमने पहले ही डिवाइड कर दिया 5 सालों में। तो जो बर्डन आप 2 साल में डालते हो उसको 5 सालों में डिवाइड कर दो, उसकी वेटेज ऑटोमेटिक ही कम हो जाएगी, बच्चा प्रेशराइज होगा ही नहीं। फिर दूसरा पॉइंट आता है, जो हम प्रेशर की बात करते हैं, वो आता है बच्चा करना कुछ और चाहता है, हम उसके ऊपर थोप कुछ और देते हैं। वो सबसे बड़ा नुकसान है बच्चे का भी, पेरेंट्स का भी और टीचर का भी। अगर हमारा सही दिशा में, अगर उस बच्चे की साइंस बहुत अच्छी है, मैथ उसको नहीं आता, तो मैं कहता हूँ उसको मैथ दिलाया ही क्यों जा रहा है? जिसमें बच्चा इंटरेस्ट ही नहीं है, आप उस चीज में अगर बच्चों को डालोगे तो अच्छा नहीं कर पाएगा। तो एक मूवी भी आई थी इसके ऊपर, 3 इडियट के नाम से। अगर आप उस मूवी को देखो, उसमें ये मैसेज डिलीवर किया गया था, भी आपका बच्चा जो करना चाहता है उसमें उस चीज को अच्छा करवाओ, उसको अच्छा फैसिलिटी प्रोवाइड करो उस फील्ड में, वो अच्छा कर जाएगा। हम उसको दूसरी दिशा में डाल देंगे, जैसे बच्चा करना चाहता है फोटोग्राफी का काम, उसको बहुत अच्छा काम कर रहा है, उसको ड्राइंग बनानी बहुत अच्छी है, इसको आप डाल रहे हो बीटेक में, तो वो बच्चा अच्छा नहीं कर पाएगा, इंजीनियर नहीं बन पाएगा। यानी कि वही बात है, बंदर को हम कह रहे हैं तैरो और मछली को कह रहे हैं पेड़ पे चढ़ो, दोनों सिचुएशन अलग। लेकिन अगर फील्ड में देखे तो वहाँ वो मास्टर है अपनी फील्ड के। हाँ, तो ये प्रतिभा बच्चे की समझनी पड़ेगी। भगवान ने भी हर इंसान को एक जैसा नहीं बनाया, हर इंसान में, लेकिन उन्होंने एक चीज अच्छी की है भगवान ने, कि हर इंसान में एक ऐसी क्वालिटी डेवलप की है कि अगर उस क्वालिटी को पहचान जाए, उस पर काम करना स्टार्ट कर दे, तो वो कुछ भी कर सकता है। एक चीज और देखिए, मैंने अभी जैसे चर्चा चल रही थी आधुनिकता के इस दौर में ना, कुछ ऐसे नए मतलब कह लीजिए रिसर्चें या नई एक चीज टेक्नोलॉजी आ रही है भी। हम बच्चे को देखेंगे, बच्चों के पेरेंट्स को देखेंगे, फिर हम आपको बताएंगे इसके लिए ये फील्ड अच्छी है, इसको इस फील्ड में डालो। तो क्या ये नेचुरल रहना चाहिए, या इस तरीके का आर्टिफिशियल या इस तरीके की टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल कर लेना चाहिए? देखो, टेक्नोलॉजी का दौर है, टेक्नोलॉजी हमें नुकसान नहीं दे रही, टेक्नोलॉजी से हमें चीजें आसान हो रही हैं, ये तो ठीक बात है। लेकिन बात ये डिपेंड करता है कि जो आपको गाइड कर रहा है वो सही गाइड कर भी कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब जैसे अवर्स ने क्या काम किया, जो बच्चा 10th करके आता है उसको पहले हम 1 वीक यहाँ मेडिकल और नॉन मेडिकल दोनों स्ट्रीम में बच्चों को पढ़ाते हैं। टीचर से फिर हम गाइड बात करते हैं, इसका नेचुरल टैलेंट पहचानो, कि अगर आप हजारों बच्चों को पढ़ा रहे हो तो इतनी परख तो टीचर में होगी ना, कि भी ये बच्चा उस फील्ड में सही करेगा या उस फील्ड में सही करेगा। अगर इस चीज को अगर सही से आकलन कर लिया जाए तो डेफिनेटली वो बच्चा 2 साल में 3 साल में अपना अच्छा करियर बना जाएगा, और टीचर का भी नाम होगा, पेरेंट्स का भी नाम होगा, और बच्चे का भी करियर सेट हो जाएगा। ये पहचान करना बहुत जरूरी है। और ये अच्छे टीचर
कि गाइडेंस में ये सब चीज़ें हो सकती हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी से पता करे, चाहे वो अपने एक्सपीरियंस से पता करे, सब उस पर डिपेंड है। और अवर्स इसमें बहुत अच्छा काम कर रही है। यही रीज़न है कि हमारा हर बच्चा यहाँ पर डिप्रेशन नाम का, आप किसी बच्चे का इंटरव्यू लेके देखो, हज़ारों बच्चे पढ़ते हैं, तो आप किसी का भी इंटरव्यू ले लेना, कोई बच्चा आपको ऐसा नहीं कहेगा डिप्रेशन का नजर ही नहीं है, चेहरे पर खुशी रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि हम उनके पेरेंट्स को टाइम टू टाइम गाइड भी करते रहते हैं। कई पेरेंट्स आते हैं जो मेरे बच्चे को डॉक्टर बनाना है, डॉक्टर बनाना है, डॉक्टर हम बनाएंगे, लेकिन किस फील्ड में बनाना है वो आप हम पे छोड़ दीजिए। अगर आप कहोगे भी आप इंसानों का डॉक्टर बना दो, बच्चे को प्यार है जानवरों से, तो आप वो इंसान का अच्छा डॉक्टर नहीं बन सकता। फिर हम इसको डॉक्टर, जानवरों का डॉक्टर बनाएंगे ना, डॉक्टर ही चाहिए आपको, डॉक्टर मिल जाएगा। लेकिन किस चीज का डॉक्टर, वो बच्चे का इंटरेस्ट देख के बनाना पड़ता है। तो डॉक्टर तो एग्रीकल्चर में भी बनते हैं, डॉक्टर तो जानवरों के, पशुओं के भी बनते हैं वेटनरी के अंदर, डॉक्टर इंसानों के भी बन रहे हैं। अब डॉक्टर किस दिशा में बनाना है वो आप हम पे छोड़ो, बच्चा को कामयाब हम उसी दिशा में करेंगे, तो इससे सारे खुश हो जाएंगे, बच्चा भी खुश, पेरेंट्स भी खुश और टीचर भी खुश, क्योंकि उसको बच्चे को उसको अकॉर्डिंग फील्ड मिल गया, पेरेंट्स को जो चीज चाहिए थी वो मिल गई, टीचर को रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट चाहे वो किसी फील्ड में वो डॉक्टर बने, चाहे वो MBBS डॉक्टर बने, चाहे वेटनरी सर्जन बने, चाहे वो PhD करके एग्रीकल्चर में डॉक्टर बने, डॉक्टर तो डॉक्टर है। अच्छा, एक चीज़ और है, जब कोई ब्रांड बन जाता है तो ब्रांड बनने के बाद अदर सिटीज़ में या अदर स्टेट्स में ब्रांचेज ओपन करना शुरू कर देते हैं, या लोगों की डिमांड हो जाती है भी हमें उस ब्रांड के साथ जुड़ना है। तो क्या आपने शुरुआत की है या इन फ्यूचर कोई विचार है? देखो, अवर्स में 2014 तक ऐसी कोई, मेरे पास हजारों ऑफर भी आए, लोग बहुत पैसा देने को भी तैयार थे, हम करोड़ों रुपए भी दे देंगे आप हमारी ब्रांच में, वहाँ दे दो वहाँ दे दो, लेकिन मैंने कभी भी अपने नाम को खराब ना हो इसीलिए उनके से बातें की, तो मुझे उनका उस फील्ड के लोग नजर नहीं आए, तो मैंने वो कभी फ्रेंचाइज उनको नहीं दी, ना ही मैंने खुद कोशिश की, क्योंकि मेरे पास यहाँ काम इतना है कि मैं बाहर के लिए मेरे पास टाइम ही नहीं बचता था। फिर मैंने ये देखा कि 2024 में कि सब इंस्टीट्यूट ने सेपरेट कर दिया, अपने हर जगह ब्रांचेस खोलने स्टार्ट कर दिया, हर जगह बच्चा ब्लॉक होने लग गया। तो फिर मुझे लगा कि एग्रीकल्चर में कोरोना काल के बाद एग्रीकल्चर, वेटनरी, इन कोर्सेज में लोगों में जो रुझान बना था पहले 2020 से पहले, वो कहीं ना कहीं इफेक्ट हो गया। पहले बच्चों के फार्म जाते थे यूनिवर्सिटी में 15,000 फार्म भरे जाते थे, आज फार्म 5,000 भरे जा रहे हैं। तो 1/3 लोगों में रुझान डाउन चला गया। क्यों? क्योंकि अवेयरनेस की कमी होती जा रही है। तो अपने दोबारा अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए मैंने कुछ लोकेशन सेट की जहाँ पे मैंने अपनी ब्रांच को ओपन किया, ताकि लोगों को वहाँ जागरूक किया जाए और उनको वहाँ वो चीज़, वही फैसिलिटी मिल जाए। दूसरा एक रीजन ये भी था कि लोगों के पास पैसों की व्यवस्थाएं चरमरा गई कोरोना काल के बाद, बिजनेस फ्लॉप हो गए लोगों के, ये भी एक बड़ा फैक्टर था कि लोग बाहर निकल के नहीं आ रहे। तो फिर मैंने उनके पास ही जाना स्टार्ट कर दिया। मैंने 2 जगह अपनी ब्रांच को ओपन किया, करनाल में और एक रोहतक में। लेकिन दोनों ही ब्रांचेज में अगर आप ध्यान से देखोगे तो उन लोगों से टाई अप किया मैंने जो इस फील्ड के ऑलरेडी जुड़े हुए हैं एजुकेशन से। जैसे हम करनाल की बात करें तो वहाँ मेरी खुद की टीचर रही हुई हैं मिसिज सुनीता हिलावत, तो वो एक DO रिटायर्ड भी हैं अभी एजुकेशन से। तो वो DO रिटायर्ड, तो एजुकेशन से जुड़ी हुई है, उन्होंने मैनेजमेंट देखा है और मैंने खुद उनकी मैनेजमेंट को देखा है कि वो एजुकेशन को और कैसे संभाल सकती हैं अच्छे से। तो मैंने उनको करनाल में वो रहते थे, तो करनाल की ब्रांच उनको मैंने दे दी, मैम आप चलाओ। तो उन्होंने मेरी बात को एक्सेप्ट भी किया और आज वो अच्छे से चला भी रहे हैं, पूरी थीम के साथ चलन। बच्चे भले ही कम हो चाहे ज़्यादा हो, लेकिन वो उस ब्रांच को एक एजुकेशन के पार्ट पे वहाँ उस नाम को काफ़ी अच्छा उन्होंने फ्लोरिश किया और लोगों के रुझान आ भी रहे हैं कि बहुत अच्छी ब्रांच आपने करनाल में दी है। वहाँ के आसपास के लोगों को काफ़ी फायदा हो। जैसे पानीपत का बच्चा है वो करनाल में आप इजीली अप्रोच कर सकता है, हिसार में अप्रोच नहीं कर पा रहा तो वहाँ अप्रोच करना स्टार्ट कर दिया। असंध है या जींद है, काफ़ी एरिया के लोग वहाँ पे जल्दी इजीली अप्रोच कर भी पा रहे हैं। तो ये बच्चों को, वहाँ के बच्चों को काफ़ी फायदा हुआ भी है। इसी तरह हमने रोहतक ब्रांच ओपन की, वो भी जिन मेंबर्स के अंडर मैंने डाली वो सारे उनकी फैमिली सारी टीचिंग लाइन में है। वो प्रिंसिपल हैं मैडम जिनके अंडर में डाला है, कुछ एक टीचर्स उनके यूनिवर्सिटी में भी कार्यरत हैं, इसमें BLD वेटनरी डिपार्टमेंट में, तो सारी उनको उन चीज़ों की नॉलेज है। तो वो ब्रांच फिर मैंने उनको दी। यानी कि मैं ब्रांचेज जहाँ भी ओपन कर रहा हूँ वो ऐसे लोगों के साथ जुड़ के कर रहा हूँ जो एजुकेशन से पहले से जुड़े हुए हैं, वो इसकी थीम को समझ सकते हैं, वो प्रोफेशन ना समझ के इसको एक अच्छा वो समझेंगे भी, इसको एजुकेशन को विस्तार को बढ़ाना है, उस चीज़ की तरफ काम करेंगे। तो ऐसे लोगों के विचार देख के ही मैं आगे बढ़ा रहा हूँ संस्था। तो अभी ऑप्शंस ओपन है कुछ अदर शहरों के लिए भी? कुछ मैं अभी सोच, अगर आपसे जुड़ना चाहे तो कैसे? पेरेंट्स की जो डिमांड आ रही है, जैसे कई पेरेंट्स कहते हैं जी पलवल होडल उस साइड के पेरेंट्स हैं, या हम बात करें
रेवाड़ी महेंद्रगढ़ की बात करें, वहाँ पे पेरेंट्स की बहुत डिमांड है, वहाँ का बच्चा बहुत आता है मेरे पास। ठीक है। लेकिन वहाँ से जो बच्चा आता है वो वही अप्रोच कर पा रहा है जिनकी पेइंग कैपेसिटी अच्छी है, जो रहने का खर्चा भी अफोर्ड कर सकता है और एकेडमी फीस भी अफोर्ड कर सकता है। तो काफ़ी बच्चे ऐसे जो टैलेंटेड तो हैं बट वो फीस अफोर्ड यहाँ रहने की नहीं कर पा रहे हैं, तो वो बच्चे वहीं चाहते हैं कि हमारी वहाँ ब्रांच हो तो हमारा खाना पीने रहने का खर्चा तो घर से ही मैनेज हो जाएगा, तो वो खर्चा नहीं लगेगा। तो उस डिमांड को देखते हुए मैं रेवाड़ी महेंद्रगढ़ उस साइड में भी मैं एक आधी ब्रांच देने की सोच रहा हूँ। तो वहाँ पे पेरेंट लोग आ भी रहे हैं जुड़ने के लिए, लेकिन जब मैं उनके इंटरव्यूज लेता हूँ तो मुझे लगता है कि वो उस थीम पे काम कर पाएंगे तो ही हम उस तरफ बढ़ेंगे, नहीं तो फिर मैं अपने नाम को खराब तो देखो किसी कीमत पे नहीं होने दूंगा, क्योंकि इस नाम को बनाने के लिए मैंने अपनी सारी उम्र लगा दी है। एक इस पूरी जर्नी को अगर हम समराइज करें आपकी, तो आप क्या लगता है आपको, आपने पैसे ज़्यादा कमाए हैं या संतोष ज़्यादा मिला है आपको? देखो ये तो हमारा देश, हमारा जो हरियाणा के बच्चे हैं या परिवार अभिभावक हैं वो ही बता सकते हैं कि मैंने पैसा कमाया या, लेकिन मैंने जो नाम कमाया उससे मैं संतुष्ट हूँ। आज मैं मेरी जो भी जर्नी रही है मैं उससे संतुष्ट हूँ कि पैसा, देखो मेरी जो इच्छाएं थी वो छोटी मोटी इच्छाएं थी, ज़्यादा इच्छाएं छोटी मोटी गाड़ी ले ली ये इच्छाएं, और मैं कोई दूसरा काम करता नहीं हूँ, खाना पीना मेरा वही देसी रहता है, मेरा खर्चा कोई ज़्यादा है नहीं, तो मेरी इनकम का मुझे कोई ज़्यादा लालच भी नहीं है, जो पैसा आ रहा है बच्चों पे ही लग रहा है। मेरे आगे थीम ये चलती है बच्चों की रहने की व्यवस्थाएं अच्छी हो जाएं, खाना पीना अच्छा मिल जाए बच्चों, क्योंकि यहाँ पे ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम आ रही है पढ़ाने के साथ साथ, जब बच्चा यहाँ पीजी में रहता है तो खाना अच्छा नहीं मिलता, फूड पॉइजनिंग हो रही है, बच्चे बीमार हो रहे हैं, तो वो चीज़ मुझे कहीं ना कहीं आज भी हर्ट कर रही है। मैं उन बच्चों को उतनी फैसिलिटी शायद नहीं दे पा रहा हूँ। इसका एक रीज़न ये भी प्रॉपर्टी के रेट इतने ज़्यादा हाई हो चुके हैं कि यहाँ कुछ इनकम से वो चीज़ें बनाना बड़ा मुश्किल है। तो वो चीज़ मैंने स्टार्ट भी की थी कोरोना काल से पहले कि 5 एकड़ ज़मीन में मैं संस्था बनाऊंगा, वहीं स्कूलिंग भी बनाऊंगा, वहीं बच्चे पढ़ेंगे भी, वहाँ रहने की व्यवस्था भी होगी, वहाँ उनकी लाइब्रेरी भी बना रहा था 2000 बच्चों की, आपने कभी जर्नी की होगी हमारे हॉस्पिटल में, तो वो सब चीज़ें बना रहा था। लेकिन एजुकेशन डाउन जाने की वजह से फिर मुझे लोगों को स्वास्थ्य की तरफ हॉस्पिटलों की जो कमी मैंने कोरोना काल में देखी भी, लोग मर रहे हैं, गैस सिलेंडर मतलब जो ऑक्सीजन सिलेंडर हैं उनको लिए गाड़ी में बैठे हैं, अपने माँ बाप की जान हाथ में ले बैठे हैं, बच्चों की जान माँ बाप के हाथों में जा रही है। तो कहीं ना कहीं मैंने देखा कि स्वास्थ्य की तरफ भी हमारा ध्यान होना चाहिए, तो हमें हॉस्पिटल वाली लाइन में भी कहीं ना कहीं हमें आगे बढ़ना चाहिए। सिर्फ एजुकेशन से देश का भला नहीं होगा, स्वास्थ्य लाइन में भी मुझे उतरना पड़ेगा। तो फिर मैंने मेडिकल लाइन में भी इस तरह से एंट्री की कि अपन उस बिल्डिंग को अब उस एजुकेशन में ना डाल के फिर मैंने उसको हॉस्पिटल का रूप दिया है। अब धीरे धीरे 1 साल में उसका हॉस्पिटल बढ़िया लेवल पे तैयार भी हो जाएगा, और मुझे उम्मीद है कि पूरे देशवासियों का प्यार मुझे हॉस्पिटल में भी वैसा ही मिलेगा जैसा उन्होंने मुझे एजुकेशन वाले फील्ड में दिया है। तो ये सारी चीज़ें, तो पैसा कमाने की कोई बात नहीं है, जो पैसा आ रहा है वो देश की सेवा में ही लग रहा है, तो मुझे कोई इसमें ज़्यादा लालच भी नहीं है, और जो चीज़ें बन रही है बनती रहेंगी, नीयत साफ है। कम आएगा तो कम में बच्चों की सुविधा जितने दे पाएंगे उतनी सुविधा देंगे, ज़्यादा आएगा तो ज़्यादा सुविधाएं दे पाएंगे। तो ये देश के प्रति ही हमारा पूरा आवर्स अकेडमी समर्पित है, और पेरेंट्स भी और अभिभावक भी विश्वास करते हैं अकेडमी पे, इसके लिए मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार भी हूँ। और मैं यही चाहूँगा कि अपने बच्चों पे आप प्रेशराइज ना करें। हमारे जैसी संस्थाएं बनी हुई हैं जो उनके लिए काम कर रही हैं, हम अच्छा गाइड करेंगे, इसमें हमारा कोई पर्सनल लालच नहीं होता। मेरे पास तो सारी ब्रांचेज चलती हैं, वो मेरा बच्चा चाहे कहीं कामयाब हो, कामयाब है, चाहे वो डिफेंस में चला जाए, चाहे वो एग्रीकल्चर फील्ड में चला जाए, चाहे वो वेटनरी में चला जाए, चाहे वो MBBS में चला जाए, चाहे वो IIT में चला जाए। जो बच्चा जिस तरफ डिजर्व करता है हम उस बच्चे को उस तरफ कैटेगरी में डाल देते हैं। कामयाबी हर फील्ड में है, हमारे देश में हर चीज़ में रोज़गार है, ऐसा नहीं है कि जॉब्स नहीं है, जॉब हर फील्ड में है, लेकिन आपको चुनना पड़ेगा, उसके हिसाब से फिर मेहनत भी करनी पड़ेगी। टैलेंट की आज भी कमी है देश में, टैलेंटेड बच्चों की आज भी डिमांड बहुत है, कोई दिक्कत नहीं है। तो साथियों, ये थे हमारे साथ आवर्स अकेडमी के वो शख्स जिनकी मेहनत ने आज हरियाणा ही नहीं अन्य प्रदेशों में भी आवर्स अकेडमी का नाम जो है वो चमकाया है। और इस पूरी चमक के पीछे जो आज आपको ये चकाचौंध दिखाई दे रही होगी, इसके पीछे बड़ी मेहनत, बहुत स्ट्रगल है। और जो इस फील्ड में नया शुरू करना चाहते हैं उनके लिए भी इन्होंने सलाह दी, और जो इस आवर्स अकेडमी के सफ़र में साथी बनना चाहते हैं उनके लिए भी इन्होंने ऑप्शंस बताए। आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा, हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा। हम इसी तरीके से आपके साथ जुड़े रहेंगे और उन हस्तियों को, उन साथियों को आपके सामने लेकर आते रहेंगे जिन्होंने किसी भी फील्ड के अंदर, चाहे वो सामाजिक है, चाहे वो आर्थिक है, चाहे वो राजनीतिक है, कोई ना कोई मुकाम हासिल किया है। आपके साथ साझा उनकी जीवन को करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।